हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लाइव लेक्चर। और आज के लाइव लेक्चर के साथ हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का चैप्टर, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आफ्टर टुडेज लेक्चर ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट, जिसमें 7 चैप्टर्स, और एक तरह से मैं कहता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों नीट बायोलॉजी की, क्योंकि इन 7 चैप्टर्स में से 20 से 25 क्वेश्चंस बैठते हैं। जो आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं बच्चों, 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है बच्चों। ऑलमोस्ट 20 to 25% ऑफ द पेपर जो है वो इस यूनिट में से आता है। और इस यूनिट के 7 में से 5 चैप्टर्स आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। और जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। 2 चैप्टर्स बच्चों, इनको हम स्टार्ट करेंगे ताकि ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो हमारी बच्चों इसी महीने यानी कि समय रहते नीट के काफी पहले हम खत्म कर लेंगे। एज यू ऑल नो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर्स तो हमारे चल रहे थे, उनमें काफी लेक्चर्स हमने देख लिए। डिटेल्ड लेक्चर्स जैसे मैंने कहा था 4 यूनिट्स हम कर रहे हैं बच्चों। ये 4 यूनिट्स वो है जिनमें हम इतनी डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं कि इनमें से यदि क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से भी आ जाए, जो कि यूजुअली आता है इन यूनिट्स में, इसीलिए मैं इनको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी के बाहर जाकर भी पढ़ा रहा हूं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 4 यूनिट्स मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स बच्चों बायोलॉजी की, नीट बायोलॉजी की। कौन कौन सी यूनिट्स है ये? ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स वाली यूनिट जिसमें 3 चैप्टर्स हैं बच्चों आपके। एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के नाम से जो हमारी यूनिट है, जिसमें एवोल्यूशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस है। और बच्चों एक रिप्रोडक्शन वाली यूनिट जिसमें अगेन 4 चैप्टर्स है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4 यूनिट्स में मिला के कितने चैप्टर्स हो रहे हैं इनमें? 7 ह्यूमन फिजियोलॉजी के, 5 प्लांट फिजियोलॉजी के, 12, फिर 4 रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में 16 बच्चों, और फिर 3 चैप्टर्स जो हैं वो किसमें हैं? हमारी जेनेटिक्स वाली यूनिट में। तो 19 चैप्टर्स आउट ऑफ 38। तो सिलेबस वाइज यदि मैं देखूं बच्चों, तो ये जो 4 यूनिट्स में बता रहा हूं आपको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, एज सच कंटेंट के हिसाब से हम बात करें, क्वांटिटी ऑफ द कंटेंट, तो 50% ऑफ द सिलेबस बनाती है। लेकिन एग्जाम में वेटेज की बात करें बच्चों, तो ये वो 50% सिलेबस है हमारा नीट बायोलॉजी का, जहां से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 80%, 75 to 80% ऑफ द पेपर आता है, 75 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। और यही स्मार्ट स्टडी होती है बच्चों। जनरली आप क्या करते हो, कई बार उन यूनिट्स में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो जिनका वेटेज ज्यादा नहीं है बच्चों। ट्रेंड में चेंज आता रहता है। एक समय था जब डाइवर्सिटी वाली यूनिट में भर भर के क्वेश्चंस आते थे, प्लांट मॉर्फो प्लांटेना से भर भर के क्वेश्चंस आते थे, इकोलॉजी से भी इस समय जितना आते हैं रिलेटिवली उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चंस आते थे बच्चों। बट अब ट्रेंड में चेंज आ गया है। अब ये जो अभी मैंने 4 यूनिट्स आपको बताई बच्चों, इनसे रिलेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनफैक्ट इसके बाद एक और यूनिट आप ऐड करना चाहो तो वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्ट्रेटेजीज एंड माइक्रोब्स वाले चैप्टर्स जिसमें है, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्मार्ट स्टडी यही है कि हम इनमें ज्यादा समय दें, इनको ज्यादा डिटेल और कंसेप्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि वैसे मुझे पता है कि इस समय 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, नीट एस्पिरेंट जो है, वो क्या करते हैं, वो ये मानते हैं कि बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ, अंतर है देखो ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर जाए। भाई एनसीईआरटी इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो तो करनी ही करनी है, वो तो मैं कभी मना ही नहीं करता, इनफैक्ट वो एसेंशियल है। मैं खुद कहता हूं कि एनसीईआरटी हमारी होली बुक है, कुरान, गीता, बाइबल जो मानना चाहो इसको, है ना, वो तो करनी है, एक एक लाइन हमें घोटनी है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी करोगे बच्चों तो कहां पर अटक जाओगे आप समवेयर बिटवीन, आप कह सकते हो 250 to 300 मार्क्स के बीच में आउट ऑफ 360, है ना। और ये चीज वो ड्रॉपर्स जो एग्जाम दे चुके हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, वो रियलाइज भी कर चुके होंगे और ऑब्जर्व भी कर चुके होंगे। सुनने में यूं लगता है कि 300 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स है, लेकिन वो सुनने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए अब सफिशिएंट नहीं है बच्चों। सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि अब हमारे मार्क्स जो हैं वो 320 प्लस 330 प्लस आए, तभी जाकर हम जो 600 मार्क्स का कट ऑफ का एक मैजिकल फिगर है कि ऑलमोस्ट अब 600 प्लस की कट ऑफ जा रही है, उसको क्रॉस कर पाओगे बच्चों आप। आ रही बात समझ में? क्योंकि 300 प्लस या 320 प्लस इधर लाओगे तो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 300 मार्क्स लाने, जो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है आप लोगों के लिए। तो बायोलॉजी में जितने मार्क्स निकाल लोगे उधर का काम उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। और बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, 340 प्लस मार्क्स लाने हैं बच्चों, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप सोचो मैं सारे के सारे चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ जाऊं और मेरे मार्क्स आ जाएंगे 340 प्लस, नहीं है बेटा पॉसिबल। जो टॉपर्स भी रहे, मैं खुद नीट को क्रैक कर चुका हूं बच्चों, मैं भी अमंग द टॉपर्स था, ऑल इंडिया रैंक 196 थी, है ना, अंडर 200 रैंक लाया था, वो भी उस समय जब
50% ऑफ द क्वेश्चंस आउटसाइड एनसीईआरटी आते थे और एक अटेम्प्ट में 12th के साथ क्रैक किया था बच्चों। तो टॉपर्स भी, आपको एक्चुअली गलती आपकी भी नहीं है, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पर मैं कह सकता हूं कि हम कह सकते हैं या व्यूज के लिए एनीथिंग, कोई भी पर्पज हो, आपको मिसगाइड किया जाता है। टॉपर्स के इंटरव्यूज आपके सामने होते हैं, टॉपर्स ऐसा कहते हैं यार मैं तो 3 घंटे पढ़ता था तो भी मेरी फर्स्ट रैंक आ गई, है ना, मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी के बाहर एक भी चीज नहीं पढ़ी तो भी मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। सब झूठ है भाई, ठीक है। मैं भी लगातार 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं भी टॉपर्स के कांटेक्ट में रहता हूँ। बेटा सही बात यह है, जितने भी टॉपर्स हैं एनसीईआरटी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, जैसे फिजियोलॉजी, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब वो चैप्टर्स हैं बच्चों जहां पर कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो डिटेल में जाकर पढ़ते हैं बच्चों, आउटसाइड एनसीईआरटी जाकर पढ़ते हैं। इनफैक्ट वो बायोलॉजी ओलंपियाड्स की भी तैयारी करते हैं बच्चों। बायोलॉजी ओलंपियाड्स में तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसीलिए उनकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, उनको एनसीईआरटी बहुत इजी लगने लग जाती है। लेकिन आप लोग क्या मिसगाइड हो जाते हो कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाओ काम हो जाएगा। बेटा वो सबसे बड़ी गलतफहमी है ना। तो आपके लिए मैंने ये काम भी आसान कर दिया है कि ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स में हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाकर पढ़ें। मैंने आपके लिए वो सेग्रीगेशन कर दिया है कि भाई ये 4 से 5 यूनिट ऐसी है जिनमें आपको डिटेल में जाकर पढ़ना है। अब आपको ये भी नहीं सोचना कितना डिटेल में जाकर पढ़ना है, जितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। क्वेश्चंस कौन से करने हैं, जितना आपको हमारी जो बायोलॉजी लर्निंग ऐप है सोचिंग, SOCHING बच्चों, है ना, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं करी हो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको अपनी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन में। और यदि आप दूसरे एग्जाम्स दे रहे हो, ICAR, CUET दे रहे हो बच्चों, बायोलॉजी ओलंपियाड दे रहे हो, वहां पर भी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट दे रखे हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं बच्चों, एनसीईआरटी की हाईलाइटेड PDF दे रखी है। तो यहां से आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, इसको कर जाओ, गारंटी दे रहा हूं 100% जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो फॉर प्रैक्टिस, चाहे वो नोट्स हो बच्चों। जो हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पर जैसे भी डायग्राम और पूरे नोट्स बनाकर लाया हूं, ये भी डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको सोचिंग ऐप पे मिल जाएंगे। इतना कर जाओ, है ना, इतना कर जाओ, गारंटी है सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गाइडेंस है, ये बहुत जरूरी होती है। पढ़ते तो देखो सभी हैं और हम भी पढ़ते ही हैं, पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो, लेकिन यदि ये बातें जो मैं आपको बीच बीच में बताता हूं बच्चों, विद इन द लेक्चर्स, बिफोर द लेक्चर्स, आफ्टर द लेक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टडी करने से काम नहीं चलेगा, एक स्मार्ट स्टडी करने से ही काम चलेगा बच्चों, ठीक है। तो आज चैप्टर खत्म करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने आई बॉल कंप्लीट कर ली थी, आई बॉल अगेन हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी बच्चों, और इस तरह से पढ़ाई थी आपको कि आप कोई सा भी एग्जाम दे लो। इनफैक्ट MBBS में भी आई का टॉपिक आता है इन द वेरी फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में, आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लोगे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग वंस अगेन बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों ईयर, ठीक है। अगेन ईयर का डायग्राम आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं, और इस तरह का डायग्राम बनाकर लेकर आया हूं जिसमें ईयर का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम समझ पाएंगे, ठीक। तो ईयर को बच्चों हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, 3 पार्ट्स हैं बच्चों। इस डायग्राम में तीनों पार्ट्स को हमने डिटेल में शो कर रखा है, एक एक करके तीनों पार्ट्स समझेंगे। इसके बाद फिर पूरा जो स्ट्रक्चर है उसकी जो थ्योरी है बच्चों, पॉइंट वाइज मैंने आगे लिख रखी है। तो अभी पूरा फोकस आपका कहां होना चाहिए? सिर्फ समझने पर होना चाहिए। ये नोट्स बाद में आप डाउनलोड कर लेना, अभी मैं रीडिंग भी लगा दूंगा इन नोट्स की, तो सारी चीजें एक बार रिवाइज भी हो जाएगी, स्ट्रक्चर को, डायग्राम को समझने के बाद याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। बाद में नोट्स को डाउनलोड कर लेना फ्रॉम दी ऐप, सोचिंग ऐप, और काम आसान हो जाएगा आपका, है ना। तो अभी पूरा ध्यान कहां होना चाहिए? समझने में होना चाहिए। स्ट्रक्चर को समझने के पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, एटलीस्ट इतना अपन देख लेते हैं कि एक्चुअली ईयर है क्या, काम क्या है भाई ईयर का। तो ईयर को हम क्या कहते हैं बच्चों? ईयर इज द ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग एंड हियरिंग। एक तो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में भी ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। हम दौड़ते हैं, चलते हैं, कई बार गोल गोल घूमते हैं, डांस करते हैं, है ना। इस समय यदि हमारा ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने बताई, इनफैक्ट यदि मैं सीधा भी खड़ा हूं और अपने हेड को मूव कर रहा हूं, चाहे मैं दाएं बाएं मूव करूं बच्चों, चाहे मैं ऊपर नीचे करूं, चाहे मैं रोटेट करूं, तो इस वक्त भी यदि मेरा ईयर प्रॉपर्ली काम नहीं करे, वो भी पर्टिकुलरली कौन सा फंक्शन, बैलेंसिंग को मेंटेन करने का काम प्रॉपर्ली नहीं करे, मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगा, ठीक है। तो ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं बच्चों, इन दौरान इस चीज को इंश्योर करना, पक्का करना कि जो बंदा या बंदी है वो चक्कर खाकर नहीं गिरे,
उसको चक्कर नहीं आए, चक्कर को हम इंग्लिश में वर्टिगो कहते हैं बच्चों, वर्टिगो नहीं आए, उसके लिए ईयर का प्रॉपर्ली नॉर्मली फंक्शन करना बहुत जरूरी होता है। और आपको एक और चीज अजीब सी लगेगी, बट दिस इज ट्रू, क्या कि ईयर का आपसे यदि कोई लेमन लैंग्वेज में कोई पूछे जनरली चलते फिरते कि यार कि कान का क्या काम होता है, सुनना, आप बोलोगे, पहला तपाक से मुंह से ये निकलता है। बट प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी को कहते हैं हम इंपॉर्टेंट, मेन फंक्शन, प्राइमरी और द मेन फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना, ना कि हियरिंग। हियरिंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फंक्शन बच्चों। आई बात समझ में? सेरिबेलम ऑलरेडी हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं हमारे ब्रेन का, जो बॉडी बैलेंस के लिए जरूरी होता है ड्यूरिंग मूवमेंट, बट वहां पर उसका रोल होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वॉलंटरी मसल्स, वो अलग चीज है, वो भी बॉडी बैलेंस के लिए जरूरी है। तो हम कह सकते हैं ईयर एंड सेरिबेलम ये दो ऐसे पार्ट्स हैं जो मिलकर बॉडी को बैलेंस करके रखने में मदद करते हैं ड्यूरिंग आवर मूवमेंट्स बच्चों। और हमेशा याद रखना, यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, हमेशा याद रखना प्राइमरी फंक्शन हम बैलेंसिंग को कंसीडर करते हैं बच्चों, ना कि हियरिंग को। ठीक है, अब यहां के बाद यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। तीनों पार्ट्स के बारे में देखेंगे, जो तीन पार्ट्स होते हैं हमारे ईयर के, आई थिंक ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी दोनों प्रॉपर है, सुनाई और दिखाई प्रॉपरली दे रहा होगा सबको। तो बच्चों सबसे पहला पार्ट एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडिल ईयर, तीसरा इंटरनल ईयर। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर में दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो ईयर पिन्ना, ये जो बाहर का पार्ट है बच्चों, है ना, जो हाथी में बहुत बड़ा भी होता है, वहां पर मूवेबल भी होता है। हमारा ईयर पिन्ना जो है बच्चों, इसको हम हमारी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, ये पॉइंट में इवोल्यूशन में कवर कर चुका हूं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स के अंदर। वहां मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ईयर पिन्ना है इसमें कार्टिलेजेस भी है, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज मेनली होती है, और इसके अंदर मसल्स भी है। बट ये मसल्स कैसी है, वेस्टिजियल, नॉन फंक्शनल है तो सही, बट इनको हम हमारी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम चाहें कि भाई मैं बिना हाथ लगाए मेरे कान को मूव कर सकूं, नहीं कर सकता हूं बच्चों। वेस्टिजियल मसल्स होती है, वहां मैंने आपको बोला भी था, ईयर की मसल्स को हम कहते हैं ऑरिक्यूलर मसल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑरिक्यूलर मसल्स। तो जो ऑरिक्यूलर या ईयर मसल्स है दे आर वेस्टिजियल, याद रखना। ईयर पिन्ना है ना, इसका शेप कैसा होता है, आपने देखा होगा बच्चों, जो भोपू आता है इलेक्शंस वगैरह में, आपने देखा होगा बच्चों, या स्पीकर्स पुराने होते थे तो वो रैलीज वगैरह होती थी तो ऊपर इस तरीके का शेप, कुछ कॉनिकल शेप है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर्स लगाए जाते थे, बिल्कुल इस तरह का शेप है। इस शेप का फायदा क्या है, बाहर से जो साउंड वेव्स आएगी वो किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो बच्चों, ये ईयर पिना उनको प्रॉपरली और ज्यादा एफिशिएंटली कलेक्ट कर सकता है। तो ईयर पिना का फंक्शन क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इन अ प्रॉपर, इन एन एफिशिएंट, इन अ बेटर वे। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर, विजिबल और ऑडिबल है। थैंक यू केशव। आगे बात समझ में, तो ईयर पिना का फंक्शन तो आपको बता दिया, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, किससा होता है, किस चीज का बना होता है, मसल्स वेस्टिजियल होती है। फिर एक और पार्ट जो हमारे एक्सटर्नल ईयर में ही इंक्लूड होता है, वो क्या है बच्चों, आप यदि कान तो आपका आपने सबने देखा ही होगा कांच के अंदर, मिरर के अंदर बच्चों, वैसे भी फील कर ही लिया होगा हाथों से। तो ईयर पिना के अंदर यदि आप देखोगे तो एक छेद है, एक होल है बच्चों, जिसके अंदर एक केनाल, एक गुफा सी जा रही है। वो केनाल क्या कहलाती है बच्चों, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, और सिंपल हम कह सकते हैं ईयर केनाल, ईयर केनाल और ऑडिटरी केनाल और ऑडिटरी मिएटस। ठीक है, ये एक हम कह सकते हैं केनाल लाइक स्ट्रक्चर है, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। तो जो साउंड वेव्स बाहर से ईयर पिना कलेक्ट करता है, फिर वो साउंड वेव्स यहां से किसके अंदर जाती है बच्चों, इस ईयर केनाल या ऑडिटरी मिएटस के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं एक्सटर्नल ईयर। बाहर से ये जो, क्योंकि पार्ट खुला हुआ है और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो हवा भी इसके कांटेक्ट में आ रही है, और हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, बैक्टीरियाज एंड वायरसेस भी इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं बच्चों। तो इन डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को ट्रैप करने के लिए ये जो हमारा ईयर पिन्ना और ईयर केनाल वाला पार्ट होता है, यहां पर आपको एक तो हेयर मिलेंगे, वेरी फाइन हेयर, पतले बाल मिलेंगे बच्चों, और दूसरा वैक्स लाइक मटेरियल को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स मिलेगी। इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं बच्चों सीरियोमिनस ग्लैंड्स। क्या नाम होता है इन ग्लैंड्स का, सीरियोमिनस ग्लैंड्स बच्चों, सीरियोमिनस, सीरियोमिनस ग्लैंड्स। ठीक है, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है, और ये जो ईयर वैक्स होता है इसको हम सीरुमन भी कहते हैं। रिकॉल करो,
अब बहुत जरूरी हो गया कि अब जैसे जैसे हम चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी प्लस जोश एंड जुनून के डिटेल्ड लेक्चर्स को मिलाकर हम ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 27 to 28 कंप्लीट हो गए, 2-3 अभी रनिंग में चल रहे हैं हमारे। तो अब जब इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो सारी चीजें आपको देखना इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड दिखेगी। किसी और चैप्टर में हमने जो चीज पढ़ी थी वो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं किसी और चैप्टर में। तो बच्चों सिरुमन की मैंने कहीं पर पहले भी बात करी है, यदि कोई बता सकता हो तो मजा आ जाएगा, है ना। कोशिश करो थोड़ा सा दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया करो। आप लोगों की आदत क्या है कि आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखते हो। ओ ले 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 बेटा थक जाएगा, 3 घंटे से पढ़ रहा है, आराम कर ले। अरे यार इस चीज को छोड़, जब तक आप दिमाग को स्ट्रेच नहीं करोगे ना। अरे कल 8 घंटे पढ़े थे, आज 9 घंटे पढ़ो। आज 9 घंटे पढ़ो, कल 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। जब तक दिमाग को स्ट्रेच नहीं करोगे आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा बच्चों। ये बहुत जरूरी होता है। तो दिमाग को पैम्पर करना छोड़ो, स्ट्रेच करना स्टार्ट करो, उस पर थोड़ा जोर दिया करो, यदि चाहते हो कि डॉक्टर बनने का ड्रीम जल्दी से पूरा हो जाए मेरी तरह, है ना। तो दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और रिकॉल करने की कोशिश करो बच्चों कि मैंने कहां पर सिरुमन की बात करी थी। याद नहीं आ रहा है आपको, मैं ही बता देता हूं। सिरुमन की बात बच्चों मैंने करी थी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बायोमोलिक्यूल्स में भी कहां बात करी थी, लिपिड्स के अंदर। लिपिड्स में भी कहां बात करी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में। जब अपन सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं तो सिंपल लिपिड्स में अपन ट्रू लिपिड्स एंड वैक्सेस की बात करते हैं बच्चों। और वहां पर वैक्सेस के एग्जाम्पल में मैंने ईयर वैक्स आपको बताया था, जिसको हम कहते हैं सिरुमन। आई थिंक याद आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार बायोमोलिक्यूल्स वाले लेक्चर्स को देखो बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स एंड लिपिड्स वाला लेक्चर देखना। नोट्स अपने जो डाउनलोडेबल नोट्स हैं, हैंड रिटन, जो मैंने आपको दिए हैं जोश और जुनून के बैच में, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको, वो एक बार उनको खोलकर देखें, आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। तो ईयरवैक्स भी प्रेजेंट होता है। ईयरवैक्स चिकना होता है, क्यों, स्टिकी होता है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बाहर से आते हैं उसमें चिपक जाते हैं और अंदर नहीं जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये बात होगी एक्सटर्नल ईयर की। अब बात करते हैं बच्चों अपन मिडिल ईयर, द सेकेंड पार्ट ऑफ आर ईयर। मिडिल ईयर क्या है बच्चों, एक तरह की एयर फिल्ड कैविटी है जिसके अंदर, पहले तो मैंने क्या बोला, एयर फिल्ड कैविटी, एयर भरी हुई है बच्चों इसके अंदर। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा कान है बच्चों हमारा, ये यहां पर कौन सी बोन के अंदर प्रेजेंट है, टेम्पोरल बोन। ऑलरेडी अपन स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी खत्म हो चुका है डिटेल में अपना। स्कल उसमें अपन पढ़ चुके हैं। स्कल में अपन ने क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी, 8 होती है बच्चों। कौन कौन सी बताई थी, फ्रंटल, 2 प्राइटल, फिर साइड में 2 टेम्पोरल, पीछे ऑक्सीपिटल। नहीं याद आ रहा हो तो देखो यहां पर देख लो, है ना। अब ये जो ऑरेंज कलर की ये स्कल है बच्चों, ये जो ऑरेंज कलर की लेफ्ट में भी है राइट में भी है, ये बोन क्या है, टेम्पोरल बोन, क्रेनियम की। और इसी टेम्पोरल बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये देखो यहां पर बता भी रखा है आपको। इसी टेम्पोरल बोन के अंदर हमारा कान, हमारा ईयर प्रेजेंट होता है। सिर्फ इसका जो एक्सटर्नल ईयर का ईयर पिन्ना वाला पार्ट है बच्चों, यही बाहर है, बाकी पूरा कान इस टेम्पोरल बोन के अंदर होता है। और इसी टेम्पोरल बोन के अंदर जो मिडिल ईयर है वो एक एयर होलो कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसमें हवा भरी हुई है। तो मिडिल ईयर को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एक तरह की एयर फिल्ड कैविटी है। लेकिन इस एयर फिल्ड कैविटी में 3 छोटी छोटी बोन्स भी प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईयर ओसिकल्स। इन ईयर ओसिकल्स को भी हम पहले पढ़ चुके हैं, से रिवीजन हो रहा है। और कहां पढ़ा था बच्चों अपन ने, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ही पढ़ा था, जब अपन ने स्कल बोन्स की बात करी थी। वहां पर मैंने तीनों के नाम बताए थे, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ये 3 ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होती है हमारे मिडिल ईयर में, हवा के साथ साथ, है ना। हवा के साथ साथ ये 3 बोन्स भी प्रेजेंट होती है। प्लस मिडिल ईयर से एक ट्यूब निकलती है बच्चों, जिसकी एक ओपनिंग, होलो ट्यूब निकलती है, जिसकी एक ओपनिंग तो मिडिल ईयर की तरफ है, और दूसरी ओपनिंग कहां पर होती है, हमारे फेरिंग्स में, यानी कि हमारे गले में अंदर, बकल कैविटी के पीछे की तरफ फेरिंग्स होता है। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है ना, और सीक्वेंस भी इसी हिसाब से हमें रखनी पड़ती है कि भाई जो चीजें पहले पढ़ानी वो पहले पढ़ें, जो बाद में पढ़नी चाहिए वो बाद में पढ़ें, ताकि आप आराम से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, आई थिंक, है ना। वेरी गुड। तो बच्चे ये भी बता रहे हैं कि सर क्रेनियल बोन्स में कौन सी कितनी होती है। बिल्कुल, अपन ने अभी कल परसों भी डिस्कस करा था बच्चों, जो लास्ट लेक्चर था मतलब अपना, उसमें भी डिस्कस करा था कितनी कितनी बोन्स होती है। चलो, तो ये जो बच्चों होलो ट्यूब है, स्टेशन ट्यूब, जिसका एक एंड मिडिल ईयर की तरफ है और दूसरा एंड किधर, फेरिंग्स में अंदर बकल कैविटी के पीछे जाकर खुलता है, इसको हम कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब। अब इस यूस्टेशन ट्यूब का क्या रोल है, इसका काम है बच्चों प्रेशर को बैलेंस करके रखना। किसके प्रेशर को बैलेंस करके रखना, पर्टिकुलरली मिडिल ईयर के प्रेशर को बैलेंस करके रखना। कारण, अब
उस स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो कह सकते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है हमारी हियरिंग के फंक्शन में, और वो है बच्चों ईयर ड्रम और टिम्पेनम। और इसी से रिलेटेड अभी स्टेशन ट्यूब का फंक्शन भी आ जाएगा, इसीलिए पहले इसको डिस्कस करना जरूरी है। क्या है ईयर ड्रम या टिम्पेनम? एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर का जो जंक्शन है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है ना, जिसमें दो लेयर्स मैंने बना रखी, बाहर की तरफ रेड कलर की लेयर है और अंदर की तरफ ब्लैक कलर की लेयर है बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक कर्टन की तरह, एक पार्टीशन की तरह बिटवीन दी एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर, इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम और टिम्पेनम, कान का पर्दा बच्चों। और क्यों दो लेयर्स के फॉर्म में बनाया? क्योंकि वास्तव में ये दो तरह के टिश्यूज का या लेयर्स का बना हुआ है बच्चों। बाहर की तरफ जो मैंने रेड कलर का पार्ट बनाया है, ये किसका बना हुआ है? स्किन का ही। क्योंकि देखो बच्चों, ईयर पिन्ना और ईयर किनाल दोनों में स्किन है, और ये स्किन कंटिन्यू कर रही है किसके ऊपर? कान के पर्दे को भी ढक रही है, और इस स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। लेकिन जो अंदर की तरफ का पार्ट है, वो पार्ट ईयर ड्रम का, कान के पर्दे का वो सरफेस जो मिडिल ईयर को फेस करता है बच्चों, ये किसका बना हुआ है? ये बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो दो अलग अलग हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज या स्ट्रक्चर्स का ये हमारा कान का पर्दा बना हुआ है। होता क्या है, जब ये साउंड वेव्स ईयर पिना और एक्सटर्नल कैनाल से होती हुई, ऑडिटरी कैनाल से होती हुई इस ईयर ड्रम को हिट करती है, तो इसमें वाइब्रेशंस होते हैं बच्चों, है ना, वाइब्रेशंस होंगे। अब ये जब वाइब्रेशंस होंगे तो ये वाइब्रेशंस ट्रांसमिट होंगे मिडिल ईयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि बल्ज होगा अंदर की तरफ, और ये वाइब्रेशंस दो तरह से ट्रेवल करेंगे थ्रू द मिडिल ईयर। एक तो जो हवा भरी हुई है मिडिल ईयर के अंदर, और दूसरा जो बोन्स है बच्चों, ईयर ऑसिकल्स, इनके थ्रू भी। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों बोन्स है ये चेन फैशन में एक दूसरे से भी कनेक्टेड है, प्लस मेलियस जो पहली बोन है इधर, वो ईयर ड्रम से जुड़ी हुई है, और जो लास्ट बोन है स्टेपीज, वो मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर का जो जंक्शन होता है वहां पर एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है बच्चों। कंटिन्यूअस है आपस में ये तीनों की तीनों, और किसको कनेक्ट कर रही है? हम कह सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर को भी कनेक्ट कर रही है। तो जो साउंड वेव्स यहां से आइए, उन साउंड वेव्स की एनर्जी को वो किधर ट्रांसमिट कर देगी? इंटरनल ईयर के अंदर ट्रांसमिट कर देगी। फिर आगे क्या होगा वो भी अपन समझेंगे। अब एक और केस देखो, ये तो सिंपल साउंड की बात होगी। मान लो आप किसी शादी में गए, आपको ध्यान नहीं रहा, आप एक बहुत बड़े से लाउड स्पीकर के पास में खड़े हुए थे, उस समय म्यूजिक चल नहीं रहा था, अचानक से म्यूजिक चला और बहुत लाउड आवाज में चला गलती से, तो उस समय क्या होगा? वो जो साउंड वेव्स आपके कान के पर्दे पे जाएगी, बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ जाएगी, है ना, और कहीं ना कहीं जब इतनी इंटेंसिटी जाएगी तो प्रेशर भी अप्लाई होगा बच्चों, और ये जो प्रेशर अप्लाई होगा इसकी वजह से इंजरी, इसको हम अकाउस्टिक ट्रॉमा, साउंड की वजह से जो ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, वो बोलेंगे बच्चों। क्यों हो सकता है? क्योंकि इधर से बहुत ज्यादा धक्का लगा कान के पर्दे को। अब इस ट्रॉमा को हम कैसे, इस इंजरी को हम कैसे बचा सकते हैं भाई? हम इस इंजरी को ऐसे बचा सकते हैं कि यदि हम इक्वल प्रेशर इधर से लगा दें मिडिल ईयर की तरफ से, तो ये अंदर ज्यादा बल्ज नहीं होगा, ज्यादा बल्ज नहीं होगा तो फटने के चांसेस, इसके कान का पर्दा फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर को बार बार चेंज करना जरूरी होता है अलग अलग सिचुएशन। मान लो किसी ने आपके थप्पड़ मारा बहुत जोर से, है ना बेटा, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स की बात आएगी, बिल्कुल, ईयर ऑसिकल्स एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स करती है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। पहले अपन स्टेशन ट्यूब डिस्कस कर लेते हैं। मान लो किसी ने जोर से आपके कान के ऊपर, आपके गाल के ऊपर थप्पड़ मारा, और थप्पड़ ऐसा मारा कि एक्चुअली गाल पे ना लग के सिर्फ गाल के साथ साथ आपके कान के ऊपर भी लगा। अब जोर से जब थप्पड़ लगेगा आपके कान के ऊपर, तो थप्पड़ के साथ साथ एक एयर का कॉलम आपके कान में जा रहा है प्रेशर के साथ, अगेन ये एयर हिट करेगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, अगेन यदि वो जरूरत से ज्यादा अंदर बल्ज हो गया, है ना, तो फट जाएगा। अगेन पीछे से प्रेशर अप्लाई करना जरूरी है फ्रॉम द साइड ऑफ मिडिल ईयर, ताकि वो फटे नहीं। इन सब के लिए जो प्रेशर वेरिएशंस चाहिए होते हैं, उसमें ये स्टेशन ट्यूब मदद करती है। कैसे? जब यहां पर हवा कम करनी हो, ये ओपन हो जाएगी और कुछ हवा किधर निकाल देगी? फेरिंग्स में। और जब यहां पर प्रेशर इंक्रीज करना हो तो ये क्लोज हो जाएगी, ताकि यहां पर एयर ट्रैप हो जाए और इसका प्रेशर डिक्रीज नहीं। दिस इज द रोल ऑफ स्टेशन ट्यूब। अब बात करते हैं कि ईयर ऑसिकल्स का और क्या रोल होता है यहां पर मिडिल ईयर के अंदर। तो बच्चों, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, साउंड वाला चैप्टर है, और वहां पर एक चीज आप पढ़ते हो कि साउंड किसमें ज्यादा फास्टली ट्रेवल करती है? एयर में ज्यादा फास्टली ट्रेवल करती है, ज्यादा स्पीड से, या सॉलिड मीडियम में? आंसर बताओ मेरे को कि जो साउंड वेव है वो सॉलिड मीडियम में ज्यादा फास्ट स्पीड से ट्रेवल करती है, या एयर के अंदर ज्यादा फास्ट स्पीड से ट्रेवल करती है? जैसे आपको एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल बताया जाता है कि मान लो हम रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, हम किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, है ना। दो तरीके हैं, कई बार आपने देखा होगा लोगों को वहां पर पता करने के लिए कि यार कि ट्रेन कितना पास में है, दिख नहीं रही अभी हमें। तो एक तो सिंपल, यदि हम आवाज सुनने की कोशिश करें दूर से, यदि वो हॉर्न बजा रही है तो,
है ना। दूसरा, कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो कान पे जमीन पे अपना कान लगाते हैं, तो वहां पर वो वाइब्रेशंस फील करने की कोशिश करते हैं जमीन के अंदर। कारण, जमीन सॉलिड मीडियम है, यदि ट्रेन पास में होगी तो रेलवे ट्रैक और जमीन के थ्रू जो उसकी आवाज है वो जल्दी ट्रेवल होकर इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी इन कंपैरिजन टू एयर। तो उससे हमें जल्दी पता चल सकता है कि भाई ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। आई थिंक ये चीज आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। नहीं बेटा, एयर में नहीं। यही आप लोगों को ये लगता है कि एयर में स्पीड ज्यादा होती है साउंड वेव की, नहीं, साउंड वेव की स्पीड सॉलिड्स में ज्यादा होती है बच्चों। और इसीलिए ये जो साउंड वेव यहां से जब मिडिल ईयर को क्रॉस करके इंटरनल ईयर में पहुंचेगी तो यहां पर दो तरीके से पहुंच रही है। एक, कुछ कंपोनेंट एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन काफी कंपोनेंट बोन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो साउंड वेव्स का कंपोनेंट या साउंड एनर्जी का कंपोनेंट बोन्स के थ्रू, ईयर ऑसिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट होगा फ्रॉम ईयर ड्रम टू, ये जो यहां पर बच्चों मैंने एक ओवल स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको हम कहते हैं ओवल विंडो। यहां पर दो खिड़कियां हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडिल एंड इंटरनल ईयर। एक का शेप ओवल है, उसको हम ओवल विंडो या फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा का मतलब छेद, होल, विंडो होता है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। और दूसरी राउंड इन शेप है बच्चों, दूसरी खिड़की, इसको हम राउंड विंडो या फेनेस्ट्रा रोटंडस कहते हैं। दोनों के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है और उस मेम्ब्रेन के ऊपर स्टेपिस चिपकी हुई है। कहां पर? ओवल विंडो की मेम्ब्रेन पे। राउंड विंडो की मेम्ब्रेन पे कोई स्ट्रक्चर नहीं जुड़ा हुआ। तो इधर से जो साउंड एनर्जी आई वो इन बोन्स के थ्रू होती हुई कहां पर टकराएगी, और एयर के थ्रू होती हुई कहां टकराती है बच्चों? ओवल विंडो की मेम्ब्रेन पे टकराती है। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो साउंड एनर्जी है बच्चों, ये अबाउट 20 टू 22 टाइम्स, करीब 22 गुना एम्पलीफाई हो जाती है इसकी इंटेंसिटी। अब आप कहोगे यदि सर साउंड की इंटेंसिटी को हमने 20 टाइम्स या 22 टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया, कहां से कहां तक पहुंचाने में? फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल ईयर। इसका मतलब अभी जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो लेक्चर को, तो मैं जिस इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब फिर आपको तो उससे 20 गुना ज्यादा आवाज सुनाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रहा हूं आपको वही इंटेंसिटी सुनाई दे रही है। तो फिर इस एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या हुआ भाई? ये एम्पलीफिकेशन बच्चों इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां के बाद एक्चुअली ये साउंड वेव्स किस में ट्रेवल करेगी बच्चों? आप देख सकते हो मैंने अंदर एक फ्लूइड, दो तरह के फ्लूइड बना रखे हैं बच्चों। ये साउंड वेव्स, ये जो यहां पर मैंने बाहर के चैनल्स में, एक बाहर की ट्यूब्स में फ्लूइड बना रखा है जिसको हम कहते हैं बच्चों पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। इस पेरिलिम्फ नामक फ्लूइड में, इस नाम के फ्लूइड में ट्रेवल करती है साउंड वेव्स। और एक और चीज आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी साउंड में, कि जब लिक्विड में यानी कि फ्लूइड में, लिक्विड मीडियम में साउंड वेव्स ट्रेवल करती है तो डैम्पनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है ना, डैम्पन हो जाएगी, कम हो जाएगी इनकी इंटेंसिटी। तो यदि मान लो हम इनको पहले एम्पलीफाई नहीं करते तो जो ओरिजिनल इंटेंसिटी थी आफ्टर एंटरिंग द इंटरनल ईयर फ्लूइड, ये जो फ्लूइड में ट्रेवल करती है साउंड वेव, वहां पर और डैम्पनिंग हो जाती। जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रहा हूं आपको उससे कम सुनाई देती साउंड वेव, वॉल्यूम कम सुनाई देती। हमें सेम वॉल्यूम यदि रखनी है तो जितनी यहां पर डैम्पनिंग हो रही है उसी फैक्टर से हमें पहले एम्पलीफाई करना जरूरी है। और ये ऑलरेडी ऊपर वाले देखो कितना शानदार सिस्टम है। हमेशा कहता हूं क्योंकि बायोलॉजी बहुत, आप इसको इस तरह से पढ़ो ना कि यार कि जस्ट इमेजिन क्या आप एग्जैक्ट जो भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, बना सकते हो? पॉसिबल नहीं है। क्या क्या सिस्टम्स दिए हैं ऑलरेडी, सोच समझ के हर चीज बनाई है। तो पहले उन्होंने इतना एम्पलीफाई कर दिया यहां से यहां तक आने में साउंड वेव को कि डैम्पनिंग का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे और जिस वॉल्यूम से मैं बोल रहा हूं आपको वही वॉल्यूम सुनाई देती है बच्चों। है इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अब क्या इस तरह से भूल सकते हो चीजों को? पॉसिबल ही नहीं है। आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मिडिल ईयर की बात आ गई। मिडिल ईयर में जो स्ट्रक्चर्स अपने को याद रखने थे, जो पॉइंट्स याद रखने थे, एयर फील्ड कैविटी होती है, 3 ईयर ऑसिकल्स है, मेलियस ईयर ड्रम से जुड़ी हुई है, स्टेपिस ओवल विंडो की मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है बच्चों। तीनों बोन्स आपस में कंटिन्यूटी में होती है। एक स्टेशन ट्यूब, होलो ट्यूब है जो किसको कनेक्ट करती है? मिडिल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करती है। काम होता है प्रेशर को बैलेंस करके रखना। ईयर ऑसिकल्स क्योंकि सॉलिड से सॉलिड्स में साउंड ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है तो इनका काम होता है एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड वेव्स। एक्चुअली यहां पर दो फैक्टर्स हैं जो एम्पलीफिकेशन करते हैं, तो सॉलिड बोन्स है बच्चों। एक और फैक्टर होता है, आपको नहीं भी याद हो तो काम चल जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पर जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा, इसका सरफेस रिलेटिवली ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट, रिलेटिव टू व्हाट, ओवल विंडो मेम्ब्रेन, वो रिलेटिवली छोटी है। इस पूरे पर्दे पे जो साउंड वेव्स आई है उनको अपन फोकस कर रहे हैं। अल्टीमेटली सारी की सारी साउंड वेव्स किधर जाकर हिट करती है बच्चों? इस ओवल विंडो मेम्ब्रेन पे जाकर हिट करती है, जिसका सरफेस एरिया छोटा है। बड़े पर्दे से साउंड वेव्स को हम किसी छोटे पर्दे पर, सारी की सारी साउंड वेव्स को छोटे पर्दे पर हिट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई हो जाएगी।
क्योंकि आई बड़े सरफेस एरिया से हिट छोटे सरफेस एरिया पे कर रही है, छोटा सरफेस एरिया मिल रहा है उनको, तो ये दो फैक्टर्स मिलके करीब करीब 22 गुना एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं बच्चों साउंड वेव्स का। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स आगे समझ में। अब अपन आ जाते हैं बच्चों किसके ऊपर, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का एक और नाम होता है लेबिरिंथ। क्या कहते हैं इसको हम, लेबिरिंथ। और इस लेबिरिंथ को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बोनी लेबिरिंथ और एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। कैसे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कान है हमारा, जो ईयर है बच्चों, ये ईयर किस में प्रेजेंट है, टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट है। तो एक्सटर्नल ईयर को यदि मैं छोड़ दूं, पर्टिकुलरली ईयर पिना वाला पार्ट और कुछ पार्ट ईयर केनाल का, तो पूरे के पूरे ईयर के अराउंड क्या प्रेजेंट है, अंदर बोन्स प्रेजेंट है। ये एक तरह का होलो स्ट्रक्चर हो गया जिसको बोन्स ने सराउंड कर रखा है अंदर, स्कल की बोन्स ने। ठीक है, तो जो इंटरनल ईयर वाला पार्ट है उसका अराउंड भी बोन्स है। ठीक, तो आप इसको ऐसा समझेंगे, यहां पर मैंने इंटरनल ईयर का जो स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें जो ये आउटर मोस्ट ब्लैक कलर की जो मैंने बाउंड्री बना रखी बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बोनी सरफेस को, जो सराउंडिंग बोन से इंटरनल ईयर के आसपास। ठीक है, अब लेकिन ये जो इंटरनल ईयर वाला पार्ट है, आप देख सकते हो यहां पर मैंने ब्लू कलर से भी दो लाइंस बना रखी है अंदर, है ना। यहां पर ये जो बाद में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कोइल हो रखा है यहां पर, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये दो लाइंस पैरेलल चल रही है आपस में। एक्चुअली ये दो लाइंस नहीं, दो मेम्ब्रेन से, है ना। और ये जो मेम्ब्रेन से बच्चों, हम कह सकते हैं इस पूरे इंटरनल ईयर को, यदि मैं यहां से देखूं, इस पूरे इंटरनल ईयर को तीन चेंबर्स में डिवाइड कर रही है। देखो, एक चेंबर ये वाला, फिर एक चेंबर ये वाला, और फिर तीसरा चेंबर नीचे की तरफ। कर रही नहीं कर रही, तीन चेंबर्स में ये मेम्ब्रेन्स डिवाइड। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है ना बच्चों, इनके बीच का जो पार्ट है, बीच का जो चेंबर है, वो हम क्या कह सकते हैं, वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ऊपर भी मेम्ब्रेन, नीचे भी मेम्ब्रेन। तो ये पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ और इंटरनल ईयर विच इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, इसको तो हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर के जो चेंबर्स हैं, बाहर का जो पार्ट है जिसको अल्टीमेटली बोन सराउंड कर रही है, दैट इज नोन एज बोनी लेबिरिंथ। तो सिंपल हम ऐसा समझ सकते हैं, ट्यूब के अंदर ट्यूब है बच्चों इंटरनल ईयर, बाहर वाला पार्ट बोनी लेबिरिंथ, अंदर वाला पार्ट जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है क्या कहलाएगा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और दोनों पार्ट्स में फ्लूइड भरा हुआ है, यहीं पर समझ लो इसको। जो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच का पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेरिलिम्फ, जो बाहर भरा हुआ है। आप देख सकते हो रेड कलर से मैंने बनाया है। और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो पार्ट है बच्चों, इसमें ब्लू कलर से मैंने बनाया है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। खास बात यह है जानने की कि एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ सिर्फ जगह के हिसाब से नाम दिए। एंडो मींस इनसाइड, मेम्ब्रेन्स के अंदर की तरफ, पेरी मींस अराउंड, है ना, मेम्ब्रेन्स के सराउंडिंग, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को सराउंड करने वाला फ्लूइड। लेकिन दोनों फ्लूइड्स, दोनों एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ की कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लियर, आ गई बात समझ में, वेरी गुड, है ना। टीसी कॉम, ये नाम असली तो नहीं हो सकता, यदि अपना नाम बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, मेरे लिए बोलना भी आसान रहेगा। आप काफी, मुझे लग रहा है काफी अच्छा पढ़ रखा है या पढ़ के आए हो, तो एक बार अपना नाम बताओ। आई थिंक समझ में आ गया सबको यहाँ पर। इसमें जो स्ट्रक्चर अभी तक मैंने बताया है, सारी चीजें मैंने बताई है। फिर मैंने आपको बोला था जंक्शन पे दो खिड़कियां हैं, मिडिल और इंटरनल ईयर के, दोनों के नाम, दोनों के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, बता दिया बच्चों। वापस से इंटरनल ईयर पे आते हैं, दोनों पार्ट्स तो समझ में आ गए, मेम्ब्रेनस एंड बोनी लेबिरिंथ। पेरिलिम्फ बाहर भरा हुआ है, एंडोलिम्फ मेम्ब्रेन्स के अंदर भरा हुआ है। इन मेम्ब्रेन्स के क्या नाम होते हैं ये आगे आ जाएगा, है ना, उसके लिए दूसरा डायग्राम देखेंगे, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अब और क्या देखना है, ये जो इंटरनल ईयर है इसको हम बच्चों दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो यहां पर आप देख सकते हो, लंबी ट्यूब के जैसा है, जो कोइल हो रखा है। ये कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ईयर यानी कि लैबिरिंथ क्या कहलाता है बच्चों, कोक्लिया। क्या कहलाता है, कोक्लिया। ह्यूमंस में यदि मैं इस कोइलिंग की बात करूं तो यहां पर कितने टर्न्स होते हैं बच्चों, करीब 2.25, 2/3/4 टर्न्स यहां पर हमारे कोक्लिया में प्रेजेंट होते हैं। और कोक्लिया का जो प्राइमरी मेन फंक्शन है, कोक्लिया को हम कहेंगे ये हियरिंग से कंसर्न्ड है। हम जो सुनते हैं, सुनाई देता है हमें आवाजें, वो कोक्लिया की मदद से। क्या रोल होता है कोक्लिया का, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या होता है, वो भी आगे आ जाएगा आज के लेक्चर में, आज कंप्लीट करेंगे बच्चों अपन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है बच्चों इंटरनल ईयर का, उसको मैंने यहां पर लिख रखा है, दैट इज वेस्टिबुलर अपरेटस। किससे रिलेटेड है ये, बॉडी बैलेंसिंग से। अभी हमने क्या बोला था, अभी दो काम है कान के, एक बॉडी बैलेंसिंग प्राइमरी फंक्शन और दूसरा हियरिंग। हियरिंग के लिए इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, कोक्लिया। और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम कहते हैं बच्चों वेस्टिबुलर अपरेटस। वेरी गुड, सोहल चौधरी, गुड बच्चा, ठीक है। तो वेस्टिबुलर अपरेटर। अब बच्चे ये जो वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, इसको हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेमी सर्कुलर केनाल्स, यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस।
बहुत स्मॉल डायग्राम मैंने यहाँ पर एक अलग से बनाया आपको, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि एग्जैक्टली वेस्टिबुलर अपरेटस है क्या। तो देखो इंटरनल ईयर में एक ट्यूब तो ये जा रही है इधर, ये कोक्लिया हो गई पूरी की पूरी, और एक स्ट्रक्चर देखो कोक्लिया के ऊपर की तरफ है, अबव द कोक्लिया। ये जो पूरा यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज दिस, एक्चुअली छोटा बनाओगे तो ऐसा दिखेगा आपको। इसको इनसे 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं? सेमी सर्कुलर केनाल्स, ये एक सेमी सर्कुलर केनाल, ये दूसरी सेमी सर्कुलर केनाल, और प्लेन से आगे निकली हुई है। अब ये तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहां तो मैं बना नहीं सकता भाई, तो ये जो प्लेन से आगे निकली हुई है सेमी सर्कुलर केनाल, ये तीसरी, 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती है, और ये तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होती है, एक पीछे की तरफ, फिर एक ऐसे, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही है आपस में, और एक ऐसे हो गई आगे की तरफ, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर 3 तो सेमी सर्कुलर केनाल्स होगी। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हो इन सेमी सर्कुलर केनाल्स के नीचे ये एक, यहां पर ज्यादा इजीली दिख जाएगा, देखो ये एक डायलेटेड सा स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। तो जस्ट बिलो दी सेमी सर्कुलर केनाल जो ये थोड़ा सा एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं यूट्रिकुलस। फिर इसके नीचे एक और बल्जिंग है बच्चों, है ना, ये दूसरी बल्जिंग यूट्रिकुलस के नीचे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे वेस्टिबुलर अपरेटस का, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्यूलस। तो 3 पार्ट हो गए, 3 सेमी सर्कुलर केनाल, एक राइट एंगल टू ईच अदर, एक यूट्रिकुलस और एक सेक्यूलस। देयर आर 3 पार्ट्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? वेस्टिबुलर अपरेटस बनाते हैं। इनमें एक और चीज यहां पर देख लो बच्चों, ये जो यूट्रिकुलस और ये जो नीचे सेक्युलस है बच्चों, इन दोनों के बीच में जंक्शन पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फेटिक सेक। देखो यहां पर भी मैंने बना रखा है एंडोलिम्फेटिक सेक, और इसमें क्या बनता है? एंडोलिम्फ बनता है। एंडोलिम्फ वो फ्लूइड जो दोनों मेम्ब्रेन्स यानी कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भरा हुआ है। तो देखो यहां पर ये एंडोलिम्फ बन रहा है, और ये मेम्ब्रेन्स लगातार पूरे के पूरे वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर भी ये मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, कोक्लिया में भी ये प्रेजेंट है बच्चों, और इन मेम्ब्रेन्स के बीच के पार्ट में यानी कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एंडोलिम्फ भरा होता है, और मेम्ब्रेन्स के बाहर का जो पार्ट है बोनी लेबिरिंथ, उसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है। पूरे कान में दोनों फ्लूइड्स भरे हुए होते हैं, चाहे वो वेस्टिबुलर अपरेटस की बात हो चाहे वो कोक्लिया की बात हो बच्चों। वेस्टिबुलर अपरेटस का रोल बैलेंसिंग में, कैसे वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, और जो कोक्लिया वाला पार्ट है बच्चों उसका रोल हियरिंग में है, वो कैसे वो भी अभी हम आगे समझेंगे। काफी पार्ट ये मान के चलो आप, इंटरनल ईयर तक जो साउंड वेव्स पहुंचती है वो तो ऑलरेडी अपन बहुत कंसेप्चुअली समझ चुके हैं कि भाई ईयर पिना कलेक्ट करेगा, फिर ईयर ड्रम पे वो हिट करेगी, वहां से ओवल विंडो मेम्ब्रेन पे जाएगी, 2 तरीके से, एयर के थ्रू, ईयर ऑसिकल्स के थ्रू। ईयर ऑसिकल्स क्योंकि सॉलिड मीडियम है उसकी वजह से एम्पलीफिकेशन ज्यादा, फैक्टर ज्यादा, ऑलमोस्ट 17 टाइम्स एम्पलीफिकेशन ईयर ऑसिकल्स की वजह से होता है, एंड करीब 5 से 6 टाइम का एम्पलीफिकेशन यहाँ पर बड़े सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन से एक छोटी ओवल विंडो मेम्ब्रेन पे जा रही है, उस कारण से करीब करीब 22 से 23 गुना एम्पलीफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे क्यों हो रहा है एम्पलीफिकेशन वो भी बता दिया, क्योंकि बाद में क्या होने वाली, साउंड वेव्स की डैम्पनिंग होने वाली है बेटा, है ना, ठीक है। तो यहां तक एक बार देख लो, अपने दिमाग में रिकॉल कर लो चीजें, यदि कोई भी डाउट हो बच्चा बेटा पूछ सकते हो। अब इसके आगे अपन एक बार थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो मैंने सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा है उसके सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ताकि कोई पॉइंट मिस आउट भी नहीं हो, और आपको पता भी चल जाए कि जो नोट्स आप डाउनलोड करने वाले हो उसमें मैंने पॉइंट्स किस तरह से किस सीक्वेंस में रखे हैं, इंपॉर्टेंट नोट भी हैं। फिर अपन बात करेंगे मैकेनिज्म की, दोनों की, मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। और फिर कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स बताऊंगा, उसके साथ आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अभी देखेंगे बेटा सोहल, सेमी सर्कुलर केनाल में जो एम्पुला वाला पार्ट होता है उसमें स्ट्रक्चर होते हैं क्रिस्टे, एक एक क्रिस्टा होता है तीनों सेमी सर्कुलर केनाल में, अभी आ जाएगा आगे, चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। अब एक बार थ्योरी देख लेते हैं भाई, ये मैंने आपको बता दिया, ईयर का प्राइमरी फंक्शन बैलेंसिंग, सेकेंडरी हियरिंग, 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमने पढ़ लिया ईयर पिना होता है, एंड एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स और ईयर केनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा है? अप टू ईयर ड्रम, फ्रॉम आउटसाइड टू ईयर ड्रम और टिम्पेनम। फिर स्किन ऑफ पिन्ना एंड ईयर केनाल की यदि हम बात करें तो उसमें वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है बच्चों। इन ग्लैंड्स का नाम अभी मैंने आपको बता दिया था, नोट्स में भी लिखा हुआ है, सीरोमोनस ग्लैंड्स। सिक्रेशन को क्या कहते हैं? सीरुमन। इनसे जो सिक्रेशन निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज सीरुमन, सीरुमन, ठीक। इसके बाद बेटा नोट है इंपॉर्टेंट, जो आपको एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखा है, और ये क्वेश्चंस के फॉर्म में पहले आ भी चुका है बच्चों, नीट के अंदर, एआईपीएमटी के अंदर और स्टेट पीएमटीज में, कि बाहर का जो सरफेस होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, बाहर की तरफ की जो लेयर होती है बच्चों, दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन। अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में, डायग्राम में, और अंदर की तरफ का जो पार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर अपन बात करें बच्चों मिडिल ईयर की,
तो मिडिल ईयर जो है वो क्या है? मिडिल ईयर एक एयर फिल्ड कैविटी है विद 3 बोन्स और ऑसिकल्स कॉल्ड मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस अटैच्ड टुगेदर इन अ चेन लाइक फैशन। तो अभी पूरा जो डायग्राम अपन ने समझा है बच्चों, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बता दिया था ये जो तीनों बोन्स है मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ये चेन लाइक फैशन में एक दूसरे से अटैच्ड होती है, दिख भी रही है। इनमें मेलियस ईयर ड्रम से जुड़ी हुई है और स्टेपिस किससे जुड़ी हुई है? ओवल विंडो की मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है बच्चों। आगे देखते हैं फिर मिडिल ईयर में क्या है। डायग्राम पूरा समझ ही लिया, एक बार पॉइंट्स देख रहे हैं बस अपन, जो भी मैंने भी समझाया उसको रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। मेलियस जो है इट इज अटैच्ड टू ईयर ड्रम एंड स्टेपिस जो है बच्चों इट इज अटैच्ड टू ओवल विंडो मेम्ब्रेन ऑफ द इंटरनल ईयर। अगेन एक इंपॉर्टेंट नोट है जो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि भाई ईयर ऑसिकल्स का इंपॉर्टेंट रोल है क्या यहां पर, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ सॉलिड मीडियम, और फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि साउंड वेव सॉलिड के थ्रू ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, तो ये साउंड को एम्पलीफाई कर देंगी। ये एम्पलीफिकेशन कब काम आएगा? इंटरनल ईयर में, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है उसमें जाने के साउंड वेव्स डैम्पन हो जाती है ना। तो उस डैम्पनिंग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने पहले फैक्टर बढ़ा दिया उनका, तो जितना बढ़ाया उतना इंटरनल ईयर में जाने के बाद डैम्पन हो जाएगा। तो दोनों चीजें बैलेंस आउट हो गई, जिस वॉल्यूम से मैं बोल रहा हूं सेम वॉल्यूम आपको सुनाई देगी, ना कम ना ज्यादा। यदि ये एम्पलीफिकेशन नहीं होती तो क्या होता? हमें कम सुनाई देता बेटा, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव्स ट्रांसमिशन टू द इनर। हम कह सकते हैं ईयर ऑसिकल्स की मदद से क्या हो रहा है, जो साउंड वेव्स का ट्रांसमिशन उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, कैसे होती है वो मैंने आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर दिया है। यही अंतर है जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी ने ये तो बता दिया कि ये दे इंक्रीज द एफिशिएंसी, लेकिन कैसे, वो हमेशा आपके लिए क्वेश्चन मार्क रह जाता है, और फिर जब क्वेश्चन आता है आप निकाल नहीं पाते हो। एन यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। इसका फंक्शन क्या है, लिखा हुआ है बच्चों, द यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के दोनों तरफ के प्रेशर्स को बैलेंस करने में मदद करती है। कैसे? अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, विद डेली लाइफ एग्जांपल दिए थे मैंने आपको। कोई एकदम से बेरोट्रोमा यानी प्रेशर का ट्रोमा हो, थप्पड़ झापड़ मार दिया कान के ऊपर जोर से किसी ने, एकदम से बहुत तेज आवाज आपके ईयर ड्रम पे जाकर हिट कर रही है, इन सभी कंडीशंस में यूस्टेशियन ट्यूब का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर की, दैट इज इंटरनल ईयर, जिसको हम लैबिरिंथ भी कहते हैं। चलो, तो जो लैबिरिंथ है बच्चों, इंटरनल ईयर जो है इट इज अ फ्लूइड फिल्ड पार्ट। इसमें फ्लूइड भरे हुए हैं, दो तरह के फ्लूइड हैं, बाहर की तरफ पेरिलिम्फ और अंदर दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड जो पार्ट होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, उसमें एंडोलिम्फ बच्चों। सो दो पार्ट्स, टू पार्ट्स आर देयर, बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। एक एक करके दोनों पार्ट देखेंगे। पहले बोनी लैबिरिंथ की बात करते हैं। क्या है? सीरीज ऑफ बोनी चैनल्स है। बोनी चैनल्स यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? जो पूरा वेस्टिबुलर अपरेटस में सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यूट्रिकुलस, सेक्युलस एंड कोक्लिया, ये सब बोनी चैनल्स हैं क्योंकि सराउंडेड बाय बोन्स हैं बच्चों। इनसाइड बोनी लैबिरिंथ लाइज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ फिल्ड विद एंडोलिम्फ। तो अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है जिसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है। फिर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। पेरी मींस अराउंड, तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बाहर की तरफ कौन सा फ्लूइड है बच्चों? पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है। कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैबिरिंथ इंटरनल ईयर का अभी आपने देखा था, जो कॉइल्ड पोर्शन है जिसमें ह्यूमंस के अंदर 3.25 2/3/4 टर्न्स होते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज कोक्लिया, रिलेटेड विद हियरिंग। द मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कोक्लिया, अब आ जाएगी दोनों मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती है। द रिस्नर्स एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लैबिरिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुला एंड अ लोअर स्केला टिम्बरा। इसको ऐसे समझेंगे, यहां से इस डायग्राम को देखते हैं, इससे अब हमें इंटरनल ईयर का प्रॉपर कोक्लिया का स्ट्रक्चर और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। इसको समझने के पहले एक बार वापस से जो अभी अपन ने शुरुआत का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था वो देखेंगे। देखो बेटा, यहां पर मैंने जो कोक्लिया है वो कोइल्ड बना रखा है, और इंटरनल ईयर में दो पार्ट्स हैं, वेस्टिबुलर अपरेटस एंड कोक्लिया। थोड़ी देर के लिए ये वेस्टिबुलर अपरेटस वाला पार्ट में हटा रहा हूं। तो आप क्या जस्ट सपोज करके चलो कि यहां पर मिडिल ईयर के बाद दो विंडोज है जिन पे मेम्ब्रेन है, ओवल विंडो, राउंड विंडो। ओवल विंडो पे स्टेपीज जुड़ी हुई है, और फिर यहां पर इंटरनल ईयर में थोड़ी देर के लिए हमें यह मान के चलना है, सपोज करके चलना है कि सिर्फ कोक्लिया है। और कोक्लिया भी कैसी है? यहां पर कोइल्ड ट्यूब है, उस कोक्लिया को थोड़ी देर के लिए मैं पूरा अनकोइल करके सीधा कर रहा हूं, है ना। तो जब जो अभी मैंने आपको बताया इस तरह का यदि हम इमेजिन करके चलें तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहां इधर मिडिल ईयर है, जंक्शन बिटवीन मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इस पे दो विंडोज है बच्चों, ओवल विंडो, राउंड विंडो, दोनों पे मेम्ब्रेन से। ओवल विंडो की मेम्ब्रेन पे क्या जुड़ी हुई है? स्टेपीज बोन जुड़ी हुई है। स्टेपीज के पीछे इनकस और मेलियस जुड़ी हुई है, मेलियस ईयर ड्रम से जुड़ी हुई है। साउंड वेव जिधर से आ रही है, साउंड वेव जब स्टेपीज तक पहुंच जाएगी तो किसको हिट करेगी? इस ओवल विंडो की मेम्ब्रेन को। इसमें वाइब्रेशंस होंगे बच्चों, ठीक है।
अब इसके अंदर का पार्ट अपन ने अभी फिलहाल ऊपर जो वेस्टिबुलर अपरेटस होता है इंटरनल ईयर में उसको हटा दिया है, उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे, हमने सिर्फ कोक्लिया वाला पार्ट छोड़ा है। कोक्लिया को भी मैंने क्या करा है, वो कोइल्ड स्ट्रक्चर था, सीधा कर दिया और छोटा कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो ये पूरा का पूरा कोक्लिया है जो वास्तव में लंबा भी होता है, कोइल्ड भी होता है। थोड़ी देर के लिए इसको अनकोइल करके सीधा करके समझेंगे। इस कोक्लिया में बेटा जो बाहर वाला पार्ट है, जो बाहर की ब्लैक लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बोनी लेब्रिंथ की आउटर सरफेस को, बाउंड्री को, है ना, बोन्स जो सराउंड कर रही है पूरे इंटरनल ईयर को। अंदर मैंने क्या बोला, दो मेम्ब्रेन्स है, ये दो मेम्ब्रेन्स है बच्चों, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये दोनों मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूटी में है। यहां पर ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है बच्चों यहां पर हमारे कोक्लिया में, वो क्या कहलाती है, रिसनर्स मेम्ब्रेन। ऊपर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, रिसनर्स मेम्ब्रेन। बेटा क्या क्वेश्चन है भाई सोहल का, बेटा अभी सब आ जाएगा, है ना। मैंने एंडोलिम्फ फ्लूइड सिंथेसिस म्यूकस मेम्ब्रेन ही करता है क्या सर, हाँ वो एंडोलिम्फ वही है, वहीं से आ रहा है, एंडोलिम्फेटिक सेक में म्यूकस मेम्ब्रेन। इनफैक्ट कैपिलरीज जो होती है वहां से फिल्टर आउट होते हैं, ऑलमोस्ट प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है दोनों की। फिर क्या नेचर ने बॉडी को क्या बनाया है, फिजिक्स भी है केमिस्ट्री भी है, बिल्कुल है बेटा, सब कुछ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। तो ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है बेटा इंटरनल ईयर यानी कि कोक्लिया में, दैट इज रिसनर्स मेम्ब्रेन, और नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है, बेसिलर मेम्ब्रेन। अभी मैंने क्या बोला था, ये दोनों मेम्ब्रेन्स इस पूरे कोक्लिया को 3 चेंबर्स में डिवाइड करती है ना। ये वाला चेंबर, उसके बाद फिर बेटा ये वाला चेंबर बीच वाला, और फिर एक नीचे वाला चेंबर। जो चेंबर रिसनर्स मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ है बेटा, उस चेंबर को हम क्या कहते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई। जो चेंबर इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज स्केला मीडिया, मीडिया मींस मिडिल। और जो चेंबर बेसिलर मेम्ब्रेन के नीचे है बेटा, इस चेंबर को हम क्या कहते हैं, स्केला टिम्पेनाई, जो मैंने यहां चेंबर के अंदर ही लिख रखा है। तो 3 चेंबर्स हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन्स पूरे कोक्लिया को, इंटरनल ईयर को 3 चेंबर्स में डिवाइड कर रही है। अबव द रिसनर्स मेम्ब्रेन स्केला वेस्टिबुलाई, बिटवीन रिसनर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन स्केला मीडिया, बिलो बेसिलर मेम्ब्रेन स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई में क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ भरा हुआ है। और जो स्केला मीडिया यानी कि बिटवीन दी मेम्ब्रेन्स का जो पार्ट है उसमें क्या भरा हुआ है, उसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है। यहां पर एक और चीज आपको समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई चेंबर्स हैं बेटा, ऊपर का और नीचे का चेंबर, ये दोनों कंटिन्यूअस हैं। यहां पर जो एंड ऑफ कोक्लिया है, कोक्लिया का जो एंड होता है वहां पर देखो यहां का पेरिलिम्फ कंटिन्यूटी में फिल हो रहा है, स्केला वेस्टिबुलाई वाला ही पेरिलिम्फ स्केला टिम्पेनाई में भी फिल्ड है। तो वो पार्ट ऑफ द कोक्लिया ये पूछा जाता है, और पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, चाहे हम स्टेट पीएमटी की बात करें, चाहे हम एआईपीएमटी जिसको अब आप नीट कहते हो उसकी बात करें, कि वो पार्ट ऑफ द कोक्लिया जहां पर स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई, अपर एंड लोअर चेंबर्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या कंटिन्यूअस होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट पार्ट इज नोन एज हेलिकोट्रीमा। याद रखना बच्चों, क्या कहते हैं इस पार्ट को हम, हेलिकोट्रीमा। ये वर्ड पूछा जाता है। तो हेलिकोट्रीमा इज दैट पार्ट वेयर स्केला वेस्टिबुलाई द अपर चेंबर इज कंटिन्यूअस विद द लोअर चेंबर दैट इज स्केला टिम्पेनाई, पेरिलिम्फ इनका कंटिन्यूटी में, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में बच्चों, है ना। यदि ये पेरिलिम्फ कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। फिर और स्ट्रक्चर यहां पर देख लेते हैं बेटा, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर मैंने कुछ सेल्स बना रखी है, दो तरह की सेल्स है, ब्लू और रेड कलर की। ब्लू कलर की जो सेल्स है उनमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर के साथ सेल्स है इनको हम क्या कहते हैं, हेयर सेल्स कहते हैं। और इन हेयर सेल्स में ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली हेयर नहीं है, दीज आर स्टीरियोसीलिया। अब ये स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू में आपको पढ़ाता हूं बेटा, मैं पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में, जब डिटेल में हम बात करेंगे उसकी। तो ये जो हेयर है एक्चुअली स्टीरियोसीलिया है। स्टीरियोसीलिया क्या है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर विच आर नॉट मोटाइल। ऐसा जो ट्रू सीलिया होते हैं जिनको हम काइनोसीलिया भी कहते हैं, वो तो मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। लेकिन जो स्टीरियोसीलिया होते हैं वो दिखते सीलिया के जैसे हैं लेकिन मोटाइल नहीं होते, स्टैटिक एक ही जगह रहते हैं। हेयर लाइक दिखते हैं, सीलिया लाइक दिखते हैं, इसलिए इनको सीलिया का, लेकिन मोटाइल नहीं है तो स्टीरियोसीलिया कहते हैं। सिंपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। जिन सेल्स पे स्टीरियोसीलिया उनको हम हेयर सेल्स भी कहते हैं बेटा। इन हेयर सेल्स के आसपास इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड सपोर्टिंग सेल्स। और दोनों तरह की सेल्स मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाती है जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, इसको हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी कहते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्या कहते हैं उसको हम, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं। क्लियर है। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई दो तरह की सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। इनमें हेयर सेल्स होती है जिनके पास स्टीरियोसीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, साथ में सपोर्टिंग सेल्स होती है। जो हेयर सेल्स है वो अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ सपोर्टिंग सेल्स होती है बच्चों। अब ये जो हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं,
ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एक जेली लाइक मेम्ब्रेन के अंदर घुसे हुए होते हैं। ये जेली लाइक मेम्ब्रेन आप देख सकते हो बेटा, एंडोलिम्फ के अंदर फ्लोट कर रही है, इसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। तो ये जो जेली लाइक मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है जेली लाइक मेम्ब्रेन? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सारी लेबलिंग सब चीजें मिल जाएगी आपको डायग्राम्स के अंदर जो मैं बनाकर लाया हूं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तो ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन पे हेयर सेल प्रेजेंट है, उससे ऊपर हेयर निकले हुए इन द एंडोलिम्फ। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी एंडोलिम्फ के अंदर ही फ्लोट कर रही है इस तरीके से, एक एंड फ्री है इसका, और इसके अंदर इन हेयर सेल्स के हेयर घुसे हुए हैं, एम्बेडेड है, इन्वेजिनेट कर रहे हैं, है ना। ये चीज याद रखना क्योंकि अभी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में काम आएगी। क्या कि ये जो हेयर सेल्स के हेयर हैं, दे आर एम्बेडेड इन द जेली लाइक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ये सारे स्ट्रक्चर्स किसमें सस्पेंडेड है? एंडोलिम्फ फ्लूइड में सस्पेंडेड है, इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, रिसनर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना। ये पूरा कोक्लिया का स्ट्रक्चर डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, जितना डिटेल में आपको एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है। जरूरी इसलिए था क्योंकि इसके बिना समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी ने जो आपको डायग्राम दे रखा है वो भी मैं साथ में लेकर आया हूं। एक्चुअली एनसीईआरटी ने आपको ये डायग्राम दे रखा है, तो हमने जो स्ट्रक्चर देखा है वो कोक्लिया को ऐसे हमने कोयले की जगह सीधा कर दिया था और ऐसे काट के देखा है, तो ऊपर का चेंबर दिख गया, बीच का दिख गया, नीचे का दिख गया। एनसीईआरटी ने जो आपको डायग्राम दिखाया वो इसको ऐसे काटा और ऐसे करके दिखा रही है, समझ गए। ये ऐसे है कोक्लिया, यहां पर इसको ऐसे काट के दिखाया है आपको। जब ऐसे काट के दिखाएंगे तो ये ऊपर का चेंबर, ये बीच का चेंबर, ये नीचे का चेंबर, बीच वाले चेंबर में स्केला मीडिया में ये नीचे की मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन, ये रिसनर्स मेम्ब्रेन है बेटा। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट है, जो कि क्लियरली नहीं दिखा रखा है यहाँ पर। ऑर्गन ऑफ कोटाई में यहाँ पर हेयर सेल्स है, यहाँ पर ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइन कर देता हूं मैं, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर यहाँ पर जो हेयर सेल्स है, इनके जो हेयर्स हैं बच्चों, वो एम्बेडेड है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के डायग्राम इसलिए जरूरी है, हर बार मैं इसलिए लेकर आता हूं साथ में मेरे सिंप्लीफाइड डायग्राम्स के साथ साथ, क्योंकि इनको समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया बाई चांस है नीट के अंदर, तो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में जो डायग्राम यूज करेगा एनटीए 99.99% क्या होगा? वो डायग्राम कहां से लिया जाएगा? एनसीईआरटी से लिया जाएगा बेटा। तो इसीलिए एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी ठीक से करना बहुत जरूरी है। हेलो रूही, है ना। तो आ गया समझ में? या तो कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना, डाउट्स को दिमाग में नहीं रखना, डाउट्स दिमाग में रखोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रक्चर अपन ने समझ लिया है, एक बार पढ़ लेते हैं जो पॉइंट्स हमारे बच रहे हैं स्ट्रक्चर के। द स्पेस विद इन दी कोक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। तो तीन चेंबर्स हो गए, ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला स्केला मीडिया, नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई। दो मेम्ब्रेन्स, ऊपर रिसनर और नीचे बेसिलर, इन तीन चेंबर्स को बना रही है। स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ यानी बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज एंडोलिम्फ, और मेम्ब्रेन्स के बाहर यानी कि बोनी लेबिरिंथ में स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई में जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज पेरिलिम्फ बेटा। नाउ कोई डाउट है क्या भाई? देख लेते हैं। सर ये जो साउंड है इनका एनालिसिस तो सेंसरी स्पीच एरिया में होता है, बट ये साउंड वेव न्यूरॉन में किस फॉर्म में ट्रेवल हो जाती है? यह भी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में आ जाएगा कि भाई कान से ये हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी कैसे साउंड वेव्स की इंफॉर्मेशन। At the base of the cochlea, the scala vestibuli ends at the oval window, while the scala tympani at the round window, which opens to the middle ear. ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, इसमें कुछ नहीं बता रखा कि ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है इसका ये बेस कहलाएगा और स्केला टिम्पेनाई का ये बेस है। तो स्केला वेस्टिबुलाई का बेस कहां खत्म हो रहा है? ओवल विंडो मेम्ब्रेन के ऊपर, और स्केला टिम्पेनाई का बेस कहां खत्म हो रहा है? राउंड विंडो मेम्ब्रेन के ऊपर। ओवल विंडो मेम्ब्रेन पे स्टेपिस जुड़ी हुई है टुवर्ड्स द साइड ऑफ मिडल ईयर, लेकिन जो राउंड विंडो मेम्ब्रेन है उस पे कोई स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ नहीं होता। यहां पर स्केला टिम्पेनाई का जो फ्लूइड है पेरिलिम्फ डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द राउंड विंडो मेम्ब्रेन है बच्चों। ठीक, ये डायग्राम अभी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में भी बहुत काम आएगा अपने, अभी समझेंगे। अब हम बात करेंगे पहले वेस्टिबुलर अपरेटस की, और साथ ही साथ यहां पर बैलेंसिंग का मैकेनिज्म भी देखेंगे, और फिर लास्टली हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। वो स्ट्रक्चर जो भी अब मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नोन एज वेस्टिबुलर अपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम वेस्टिबुलर अपरेटस कहते हैं। तीन पार्ट्स अभी मैंने आपको बता दिए थे डायग्राम के अंदर वेस्टिबुलर अपरेटस के, कौन कौन से? तीन सेमी सर्कुलर केनाल। ये जो तीन सेमी सर्कुलर केनाल होते हैं भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पूरा जो डिटेल डायग्राम था उसमें समझाया था, एक दूसरे से परपेंडिकुलर राइट एंगल पे होते हैं, एक ऐसे पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक आगे की तरफ, है ना। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं। ये सेमी सर्कुलर इन शेप है, इसलिए इनको हम सेमी सर्कुलर केनाल्स कह रहे हैं। केनाल्स इसलिए कह रहे हैं अंदर से होलो हैं बेटा। ठीक, अब आगे पढ़ो। तो 3 नंबर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब इन तीनों केनाल्स में, तीनों सेमी सर्कुलर केनाल में एक एक डायलेटेड पोर्शन होता है, और ये मैं ये आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं दूसरे चैप्टर्स में, क्योंकि वर्ड पहले भी कई जगह है। बायोलॉजी में कहीं पर भी
किसी केनाल का या ट्यूब का कोई डायलेटेड पार्ट आ जाता है तो उस डायलेटेड पार्ट ऑफ द डक्ट या ट्यूब या केनाल को हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला। कई जगह हमने पढ़ लिया। जैसे हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में पढ़ रखा है, एनसीईआरटी से भी पढ़ रखा है लाइन बाय लाइन, है ना। दोनों तरह के लेक्चर्स उसके हो चुके हैं, डिटेल वाले भी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे बेटा। प्लेलिस्ट देख लेना, सबसे अच्छी प्लेलिस्ट आपको, मतलब बहुत ईजी हो जाएगा चीजें ढूंढने में। यदि आपको डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं सिर्फ 11th के, जोश वाली प्लेलिस्ट खोल लेना, ये जोश बैच की। यदि आपको डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं 11th 12th दोनों के, यदि आप 12th में हो या फिर ड्रॉपर्स हो तो जुनून बैच की प्लेलिस्ट खोल लेना, है ना। यदि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रखी है और कुछ नहीं, ठीक है, एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रखी हो विद इंपॉर्टेंट लाइंस की हाईलाइटिंग, तो फिर आपको कौन सी प्लेलिस्ट खोलनी है? वन शॉट लेक्चर्स की, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट लेक्चर्स की आप प्लेलिस्ट खोल लेना। सबसे अच्छा काम तो ये है कि आप सोचिए ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर तो आपको चीजें बहुत आसानी से मिल जाएगी कि सारे फोल्डर्स अलग से बने हुए हैं, है ना, बैच वाइज, जोश बैच और जुनून बैच। वहां पर एक्स्ट्रा फायदा ये नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल सिलेबस टेस्ट बच्चों, बहुत सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी, ठीक। राइट एंगल टू ईच अदर, तो हर सेमी सर्कल केनाल में एक डायलेटेड पार्ट होता है जिसको हम एम्पुला कहते हैं, और हर एम्पुला के अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर मींस सेंसेशंस को परसीव करने वाला, रिसीव करने वाला एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टा। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रिस्टा। केशव का क्या कहना है कि सर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नॉट अटैच्ड विद द ऑर्गन ऑफ कोटाई विद हेड सेल्स। बेटा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन डायरेक्टली ऑर्गन ऑफ कोटाई से नहीं जुड़ा हुआ है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तो सस्पेंडेड है, जेली लाइक मेम्ब्रेन है जो एंडोलिम्फ में सस्पेंडेड है, ऐसे फ्लोट हो रहा है, एक एंड जुड़ा हुआ है उसका मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। एक्चुअली जो फ्री एंड है उसके अंदर सिर्फ हेयर घुसे हुए, पूरी की पूरी हेयर सेल नहीं, सिर्फ स्टीरोसीलिया। अभी आगे जब मैकेनिज्म समझाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, जो बता रहा हूं वो समझो अभी। क्रिस्टा, तो हर सेमी सर्कुलर केनाल में एक डायलेटेड पोर्शन है कॉल्ड एम्पुला, उसमें एक सेंसरी स्ट्रक्चर है कॉल्ड क्रिस्टा। हर क्रिस्टा के पास अगेन क्या होती है? हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है बच्चों, वही स्टीरोसीलिया वाली। और यहां पर भी जैसे ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर एक टेक्टोरियल जेली लाइक मेम्ब्रेन है, उसी तरह से यहां पर भी एक स्ट्रक्चर होता है जेली लाइक जिसको हम कहते हैं क्यूप्यूला, है ना। डूम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस क्रिस्टा की जो हेयर सेल्स है बच्चों, इन हेयर सेल्स के जो हेयर है स्टीरोसीलिया वो घुसे हुए होते हैं इस क्यूपुला के अंदर जेली लाइक मेम्ब्रेन में, है ना। और अगेन इनके आसपास क्या भरा हुआ है? यहां पर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, सब स्ट्रक्चर्स एंडोलिम्फ में सस्पेंडेड है। इसी तरह से जो बाकी के दो पार्ट्स हैं बच्चों वेस्टिबुलर अपरेटस का, अभी मैंने आपको बताया था वेस्टिबुलर अपरेटस, ये तीन तो सेमी सर्कुलर केनाल्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, फिर एक यूट्रिकुलस, यहाँ एंडोलिम्फेटिक सेक, और फिर ये एक सेक्युलस होता है, यूट्रिकुलस सेक्युलस, सेमी सर्कुलर केनाल्स के नीचे। यूट्रिकुलस और सेक्युलस दोनों के अंदर अगेन एक एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, और उस सेंसरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? मैक्यूला। मैक्यूला के अंदर भी एंडोलिम्फ भरा हुआ है, इसके अंदर भी हेयर सेल्स प्रेजेंट है, और इन हेयर सेल्स की, अब मैं यदि मैक्यूला की बात करूं सिंपल वे में हम समझना चाहें, ये मैक्यूला की हेयर सेल्स। अब यहां पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन या क्यूपुला लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, जेली लाइक मेम्ब्रेन नहीं है, यहां पर किसी और चीज की मेम्ब्रेन है। और यहां पर किस चीज की मेम्ब्रेन है बेटा? यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए क्रिस्टल्स मिलकर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स को तो हम कहते हैं ओटोकोनिया। ध्यान रखना, ये इस टॉपिक का हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओटोकोनिया एंड ओटोलिथ मेम्ब्रेन पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि ओटोलिथ, पहले समझ लो क्या है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हैं दीज आर कॉल्ड एज ओटोकोनिया, क्रिस्टल्स को तो कहेंगे ओटोकोनिया, और इनके कलेक्शन से एक पूरा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ओटोलिथ मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? ओटोलिथ मेम्ब्रेन। क्वेश्चन क्या बनता है? ओटोलिथ मेम्ब्रेन कहां मिलेगी? सेमी सर्कुलर केनाल में या यूट्रिकुलस सेकुलस में? तो यूट्रिकुलस एंड सेकुलस में। अलग से मॉडिफाई करके क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ओटोलिथ मेम्ब्रेन कहां मिलेगी? क्रिस्टा के साथ एसोसिएटेड होती है, मैक्यूला से एसोसिएटेड होती है? नॉट क्रिस्टा, क्रिस्टा से तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है क्यूपुला जिसमें उसके हेयर घुसे हुए होते हैं। मैक्यूला में जेली लाइक स्ट्रक्चर की जगह कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स ओटोकोनिया की ओटोलिथ मेम्ब्रेन होती है जिसमें हेयर ऑफ द हेयर सेल्स घुसे हुए होते हैं, है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर क्वेश्चंस बनते हैं। क्रिस्टा कितने होंगे टोटल? 3, क्योंकि हर सेमी सर्कुलर केनाल में एक क्रिस्टा है, तीनों में मिलाकर 3 हो गए। मैक्यूला कितने होंगे टोटल? 2, यूट्रिकुलस में भी एक, सेकुलस में भी एक। मैक्यूला सिंगुलर, मैक्यूले MACULAE प्लूरल।
क्रिस्टा सिंगुलर, क्रिस्टे CRISTAE प्लूरल, है ना? यहां तक क्लियर सब? तो ओटोकोनिया ओटोलिथ मेम्ब्रेन समझ में आया? तो मैक्यूला हैव कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स कॉल्ड एज ओटोकोनिया फॉर्मिंग एन ओटोलिथ मेम्ब्रेन इन दी एंडोलिथ। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको समझाया बच्चों, इसका रोल क्या है? बॉडी बैलेंसिंग। कब? या तो मैं मान लो एक जगह खड़ा हुआ हूं, अपनी गर्दन को रोटेट कर रहा हूं, दाएं बाएं कर रहा हूं, ऊपर नीचे कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं गोल गोल घूम रहा हूं। जब भी हमारे हेड की पोजीशन हमारी बॉडी रिमेनिंग बॉडी के कंपैरिजन में रिलेटिव टू द रिमेनिंग बॉडी चेंज होती है, कोई भी मूवमेंट हो हेड का विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना, उस समय 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे कान से इंफॉर्मेशन कहां जानी जरूरी है? ब्रेन तक, फॉर द बैलेंसिंग। वो जाती यहां से, क्रिस्टे एंड मैकुले से। क्रिस्टे का रोल कहां होता है? क्रिस्टे कंट्रोल एंड मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको हम कहते हैं, है ना? हम गोल गोल भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस समय हम चक्कर खाकर नहीं गिरे, उसके लिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम जरूरी है। और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ मूवमेंट जो इक्विलिब्रियम और बॉडी बैलेंस मेंटेन किया जाता है, उसको कौन सा पार्ट कर रहा है? इंटरनल ईयर का क्रिस्टे। जबकि जब हम एक जगह पर हैं बच्चों, स्टैटिक पोजीशन में, उस वक्त में हेड का कोई मूवमेंट कर रहा हूं एक जगह खड़े होके, एट दैट टाइम हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखने का काम, चक्कर नहीं आए इस चीज को इंश्योर करने का काम कौन सा पार्ट कर रहा है? उस समय फंक्शन करता है मेनली मैक्यूले। कैसे करते हैं? जब भी हमारे हेड की पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू आवर रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो होगा क्या बच्चों? ये पूरे स्ट्रक्चर, चाहे वो क्रिस्टा की बात करूं चाहे मैकुला की बात करूं, इनमें एंडोलिम्फ है। एंडोलिम्फ में एक में ओटोलिथ मेम्ब्रेन है, एक में क्यूपुला है, दोनों में हेयर सेल इसमें घुसे हुए हैं बच्चों। जब भी कोई मूवमेंट होगा तो एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट होगा, फ्लूइड है वो तो, और उस फ्लूइड में मूवमेंट होगा तो ये जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से बनी हुई, इसमें भी मूवमेंट होगा। या जो जेली लाइक स्ट्रक्चर क्यूपुला जो क्रिस्टा में, उसमें भी मूवमेंट होगा। दोनों ही स्ट्रक्चर्स में हेयर सेल्स के हेयर घुसे हुए हैं। जब एंडोलिम्फ मूव करेगा तो ये स्ट्रक्चर्स मूव करेंगे, ये स्ट्रक्चर्स मूव करेंगे, तो इनमें ये जो हेयर घुसे हुए हैं, इन हेयर का स्टीरियोसीलिया का फ्रिक्शन होगा विद दीज स्ट्रक्चर। मैकुला में ओटोलिथ मेम्ब्रेन के ओटोकोनिया यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स के साथ फ्रिक्शन होगा, और यहां पर क्रिस्टे के अंदर जो क्यूपुला है जेली लाइक मेम्ब्रेन, उसके साथ इन हेयर का फ्रिक्शन होगा। ये जो फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से जो आयंस होते हैं उनका सेलेक्टिव मूवमेंट होता है अक्रॉस दी हेयर सेल मेम्ब्रेन, हेयर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हेयर सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है। डीपोलराइजेशन इसी चैप्टर के शुरुआत में समझा चुका हूं। सिंपल लैंग्वेज में दी समझना चाहें तो क्या समझना है हमें? डीपोलराइजेशन से आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन हो जाएगा। किसमें? हेयर सेल्स की मेम्ब्रेन में। और इन्हीं हेयर सेल्स से आगे न्यूरॉन्स निकलते हैं, है ना? चाहे हम क्रिस्टा की बात करें चाहे हम मैकुला की बात करें, और ये न्यूरॉन्स फिर इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेकर कहां जाते हैं? हमारे ब्रेन के पास लेकर जाते हैं, ताकि हम बॉडी बैलेंस को मेंटेन करके रख सकें। कौन सी नर्व अल्टीमेटली यहां पर बन रही है? इन हेयर सेल्स से जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं ये सब मिलकर कौन सी नर्व बनाते हैं? 8th क्रेनियल नर्व। 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है हमारे पास, होती तो 24 है, 12 तरह की होती है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर बच्चों। तो ये जो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, इनमें जो 8th क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम होता है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। क्या नाम है? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। क्यों? क्योंकि दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है। कुछ न्यूरॉन्स उसमें कहां से आ रहे हैं? वेस्टिबुलर अपरेटस से, जो बॉडी बैलेंसिंग के लिए जरूरी है, और कुछ न्यूरॉन्स कहां से आएंगे? कॉक्लियर वाले पार्ट से, जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक सिंगल नर्व बनाएंगे जिसको हम वेस्टिबुलर कॉक्लियर या ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं, क्योंकि हियरिंग में काम कर रही है, मदद कर रही है। 8th क्रेनियल नर्व है, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, राइट से भी निकलेगी लेफ्ट से भी निकलेगी, दोनों कानों से, और इन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को ब्रेन के पास लेकर जाएगी। तब जाकर हमारा बॉडी बैलेंसिंग या हियरिंग का फंक्शन हो पाता है। जो बॉडी बैलेंसिंग का फंक्शन है एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है ना, बट इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी था क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो ये जो भी मैंने आपको नाम बताए, क्रिस्टे, मैकुले, सेमीसर्कुलर कैनाल, ओटोलिथ मेम्ब्रेन, ये आपको याद ही नहीं रहते, गारंटी दे रहा हूं मैं। लेकिन अब जो मैंने बताया, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन अब जो मैंने बताया ये आप कभी नहीं भूलने वाले, गारंटी है मेरी, है ना। ऐसे समझने के बाद एक बार याद कर लेना, आज इन नोट्स को पढ़ लेना, कभी नहीं भूलोगे आप इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं। एक तो मैंने ओटोलिथ मेम्ब्रेन बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बेटा क्या? साउंड वेव्स किस तरह से हम परसीव करते हैं ब्रेन में, हमें कैसे आवाज सुनाई देती है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड,
20 to 20 के हर्ट्ज तक की। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए अपने को साउंड वेव्स की, जो अपनी हियरिंग रेंज होती है बच्चों। कभी भी कोई आवाज आएगी, एक्सटर्नल ईयर उसको कलेक्ट करेगा। कैसे कलेक्ट करता है बता दिया मैंने, उसमें ईयर पिना का शेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां से ये ईयर कैनाल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल से होती हुई कहां पहुंचेगी, ईयर ड्रम पे टकराएगी बच्चों। ईयर ड्रम से जब टकराएगी तो ईयर ड्रम के अंदर क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे। प्लस अब ये जो वाइब्रेशंस है ये ईयर ऑसिकल्स और एयर के थ्रू, जो मिडिल ईयर में हवा है प्लस जो उसके अंदर चेन ऑफ ईयर ऑसिकल्स मेलिस इनकस स्टेपीज है, उसके थ्रू ट्रांसमिट होगी ओवल विंडो की मेम्ब्रेन पे। ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं अपन इस डायग्राम पे, यहां से बाकी का मैकेनिज्म समझेंगे। तो जो साउंड वेव्स है वो अब कहां पहुंच चुकी है, ओवल विंडो की मेम्ब्रेन पे हिट कर गई है। दोनों तरीके से आई है, हवा के थ्रू भी आई, ईयर ऑसिकल्स के थ्रू भी आई, 22 गुना एम्पलीफाई हो चुकी है। अब ये साउंड वेव्स जब इस ओवल विंडो मेम्ब्रेन पे हिट करेगी तो ये मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट होगी, और जब ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी तो इधर बल्ज भी करेगी, और जब ये वाइब्रेशंस इधर बल्ज करेंगे, बार बार ऐसे वाइब्रेशंस होंगे, तो इधर ये ओवल विंडो मेम्ब्रेन इधर की तरफ किसके कांटेक्ट में है, फ्लूइड के कांटेक्ट में, जो स्केला वेस्टिबुलाई और फिर कंटिन्यूटी में हेलिकोट्रीमा से होता हुआ स्केला टिम्पेनाई में भी भरा हुआ है, दोनों चैम्बर्स में भरा हुआ है, पेरिलिम्फ के कांटेक्ट में आएगी ये वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस जब पेरिलिम्फ के कांटेक्ट में आते हैं तो इस पेरिलिम्फ के अंदर क्या जनरेट होगी, लहरें, वेव्स होगी, नहीं होगी। आप पानी को डिस्टर्ब करोगे किसी सरफेस पे, यदि वो भरा हुआ है, किसी वेसल में भरा हुआ है, तो उस पर वेव्स जनरेट होगी, नहीं होगी, होगी ना, ठीक है। तो इस पेरिलिम्फ में वेव्स, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और ये वेव्स या डिस्टर्बेंस स्केला वेस्टिबुला के पेरिलिम्फ से ट्रेवल होता 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 कहां पहुंच जाएगा, स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में पहुंच जाएगा, थ्रू विच पार्ट ऑफ द कोक्लिया, हेलिकोट्रीमा। इसलिए मैंने बोला था हेलिकोट्रीमा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हेलिकोट्रीमा, दैट पार्ट वेयर स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला टिम्पेनाई आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जहां पर इन दोनों का पेरिलिम्फ एक दूसरे के कंटिन्यूटी में होता है बेटा, है ना, क्लियर है। तो पहुंच गई डिस्टर्बेंस किसके, स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में। अब ये जो स्केला टिम्पेनाई का पेरिलिम्फ है, इस पेरिलिम्फ का डायरेक्ट कांटेक्ट किस मेम्ब्रेन से, बेसिलर मेम्ब्रेन। क्यों, स्केला टिम्पेनाई के नीचे का भाग, बाहर का भाग तो बोन बना रही है, और टुवर्ड्स द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कौन सी मेम्ब्रेन इसकी बॉर्डर बना रही है, बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ। अब जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन, ये नीचे वाला चैम्बर स्केला टिम्पेनाई, इसमें जब वेव्स जनरेट हो रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है पेरिलिम्फ में, तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो बेसिलर मेम्ब्रेन है इसमें भी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ये मेम्ब्रेन भी ऐसे 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 मूव करेगी, और जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन ऐसे 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 मूव करेगी, वो सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ आपके लेवल पे, है ना, 11वीं 12वीं के लेवल पे, इससे ज्यादा इजी वे में नहीं समझा सकती है हियरिंग के मैकेनिज्म को, एमबीबीएस में भी काम आ जाएगा आपके, ये होता थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम सिंप्लीफाइड वे में समझ। अब ये बेसिलर मेम्ब्रेन जब इस तरह से डिस्टर्ब होगी, मूव करेगी, तो इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जिसमें हेयर सेल्स भी है, सपोर्टिंग सेल्स भी, हेयर सेल्स में स्टीरियोसीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो किस में घुसे हुए, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। जब बेसिलर मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस होगा तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर का जो चैम्बर है, यानी कि स्केला मीडिया, जो रिस्नर और बेसिलर के बीच में है, उसमें एंडोलिम्फ भरा है, वो भी एक फ्लूइड है। जब बेसिलर मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस होगा तो एंडोलिम्फ में भी डिस्टर्बेंस होगा, एंडोलिम्फ में डिस्टर्बेंस होगा तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का एक एंड इसमें फ्री फ्लोटिंग है, उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा। प्लस बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, उसमें ऑलरेडी डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन के डिस्टर्बेंस की वजह से तो हेड सेल्स ऊपर नीचे होगी, और एंडोलिम्फ के डिस्टर्बेंस की वजह से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में मूवमेंट होगा। इसका मतलब हेयर भी मूव कर रहे हैं, यहां पर हेयर खुद मूव नहीं कर रहे, हेयर सेल्स हम कह सकते हैं, हेयर सेल्स जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे, तो बेसिलर मेम्ब्रेन के मूव करने के कारण अल्टीमेटली यहां पर जो हेयर हैं उनका ऊपर नीचे की तरफ यहां पर डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं कि एक तरह से डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, और साथ ही साथ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में भी मूवमेंट हो रहा है। और अगेन यहां पर इन हेयर यानी कि स्टीरियोसीलिया जो कि नॉन मोटाइल सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, इसकी वजह से इन हेयर सेल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस का जो मूवमेंट है वो चेंज होगा, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस पर्टिकुलरली, जिसकी वजह से अगेन इन हेयर सेल्स की मेम्ब्रेन, जैसा भी मैंने आपको वेस्टिबुलर अपैरेटस में समझाया था, यहां पर भी क्या होगी, डीपोलराइज हो जाएगी। और डीपोलराइजेशन का मतलब हमें किससे कनेक्ट करना है, यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक करंट जनरेशन। जैसे वेस्टिबुलर अपैरेटस में क्रेस्टा और मेकुला से न्यूरॉन्स निकले थे उन इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेशन को लेके, उसी तरह से बच्चों यहां पर भी ये जो हेयर सेल्स हैं, जब इनके मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयनिक चेंज होगा, क्यों होगा, फ्रिक्शन बिटवीन हेयर एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तो फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को भी लेकर न्यूरॉन्स का बंडल बाहर निकलेगा, और ये न्यूरॉन्स का बंडल क्या बना रहा है, अगेन एट्थ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलर अपैरेटस से जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो भी इसमें आकर मिल जाएंगे, उनको हम कह देते हैं वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द एट्थ क्रेनियल नर्व, इनको हम कह देते हैं कॉक्लियर पार्ट ऑफ द एट्थ क्रेनियल नर्व। ये दोनों पार्ट्स मिलकर अल्टीमेटली एट्थ क्रेनियल नर्व पूरी एज अ होल बनाते हैं, कंप्लीटली बनाते हैं। ये जो एट्थ क्रेनियल नर्व है एज अ होल, एज अ टोटल, कंप्लीटली इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व
क्योंकि दो पार्ट से न्यूरॉन्स आ रहे हैं इसमें। या एक वर्ड की हम बात करें तो उसको ऑडिटरी नर्व भी कहा जाता है बेटा। अल्टीमेटली ये इंपल्सेस, ये ऑडिटरी नर्व यानी कि एट्थ क्रेनियल नर्व कहाँ लेकर जाएगी, ब्रेन के पास लेकर जाएगी इन दी ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया कहाँ पर होता है, ऑलरेडी मैं एसोसिएशन एरियाज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारे एसोसिएशन एरियाज में आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ऑडिटरी एरिया इज इन टेम्पोरल लोब, वहां पर जाने के बाद ही हमें हियरिंग परसीव होगी, नहीं तो परसीव नहीं होगी। आया नहीं आया समझ में मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग? आई थिंक मेरे ख्याल से अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। बेटा बैलेंसिंग पार्ट में कुछ भी नहीं है ना। बैलेंसिंग पार्ट में यदि मैं हेड का मूवमेंट कर रहा हूं तो हेड का मूवमेंट करने पर होगा क्या, यहां पर देखो डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ये रहा, है ना। हेड का मूवमेंट करने पर ये जो एंडोलिम्फ भरा हुआ है सेमी सर्कुलर किनास में, यूट्रिकुलस में, सेकुलस में, इसमें डिस्टर्बेंस होगा, है ना। यहां पर भी हेयर सेल्स प्रेजेंट है, उनमें भी हेयर है। और दोनों जगह यदि हम सेमी सर्कुलर किनास की बात करें तो वहां पर हेयर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में, डूम शेप स्ट्रक्चर में एम्बेडेड है, जैसे ऑर्गन ऑफ पोटा में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, वहां क्यूपुला है। और जो यूट्रिकुलस और सेकुलस वाला पार्ट है, यहाँ पर जो हेयर सेल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई मेम्ब्रेन या ट्रिलिथ मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। एंडोलिम्फ का मूवमेंट होगा हेड के मूवमेंट के साथ, तो ये जो हेयर है इनका फ्रिक्शन होगा विद दीज स्ट्रक्चर्स इन द मैक्युला ऑटोलिथ मेम्ब्रेन और इन द क्रेस्टा विद क्यूपुला। इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, एट्थ क्रेनियल नर्व का जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो ब्रेन तक लेकर जाएगा। ब्रेन को इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बाहर का जो एक्सटर्नल थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसके रेस्पेक्ट में और बॉडी के रेस्पेक्ट में हमारी हेड की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। जब तक हम आसपास की डेप्थ को, है ना, हाइट को, ब्रेड्थ को, विड्थ को, इन सारी चीजों को जो थ्री डायमेंशन है स्पेस को, उनको हम परसीव नहीं करेंगे, तब तक हम हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हम जब कदम रख रहे हैं तो हमें डेप्थ का परसेप्शन बहुत जरूरी है कि आगे का जो सरफेस है वो कितना गहरा है। खड्डा है तो डेप्थ बढ़ जाएगी, सीढ़ी है तो डेप्थ कम हो जाएगी। वो डेप्थ का परसेप्शन कैसे मिल रहा है हमारे ब्रेन को, विद द हेल्प ऑफ these impulses which are traveling from the vestibular apparatus to the brain। क्लियर है सोहल? आ गया होगा आई थिंक अब समझ में, वेरी गुड, है ना। आ गया आंसर सोहल का, सर क्लियर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी सबको समझ में आ गया? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अब जो लास्ट अपने को देखना है बेटा, जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको जो डिटेल में बता रखी है वो तो आपको दो ही बता रखी थी, आई और ईयर। लेकिन मैंने आपको बोला था जब हमने सेंसरी ऑर्गन्स चालू करी थी कि टंग और नोज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम में ये भी बता रखा है। टंग वाला पार्ट तो बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा चुका हूं। वही क्वेश्चंस वहां से और यहां से दोनों तरफ से बनते हैं। फिर भी एक जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हूं यहां पर भी बताऊंगा। नोज वाला जो पार्ट है उसमें जो काम की चीज है उसमें से एक चीज तो एनसीईआरटी ने आपको दे रखी थी, लेकिन एक दे ही नहीं रखी थी, तो वो भी मैंने यहां पर लिख दी है। जो काम की एनसीईआरटी ने दे रखी वो, और जो नहीं दे रखी वो भी। एनसीईआरटी ने नोज के अंदर जो पॉइंट मेंशन कर रखा है जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, यहां पर जो रिसेप्टर्स होते हैं नोज के अंदर जो स्मेल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और इनमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स है, इनके ऊपर म्यूकस की स्लाइमी फ्लूइड की लिक्विड की कवरिंग होती, कारण क्योंकि जो नोज की मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, उसमें 3 तरह की सेल्स होती है, उनमें से एक म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होती है, और ये म्यूकस इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को कवर करके रखता है। जो क्वेश्चन, जो फैक्ट आपको एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा था लेकिन प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुका है बेटा एआईपीएमटी यानी कि नीट के अंदर प्लस स्टेट पीएमटीज में, वो क्या है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का एक और नाम होता है और वो नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज ऑल्सो नोन एज निडेरियन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसको हम, निडेरियन मेम्ब्रेन। केशव क्या कह रहा है, सर ओवरऑल सेंसरी ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसका तो मैं एग्जांपल आपको दे भी चुका हूं एसोसिएशन एरियाज जब मैंने आपको पढ़ाए थे, कि मान लो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर देना है, तो उसमें आपके आंख, कान, सारे चीजें आपस में, और टंग की मसल्स, लिप्स की मसल्स, सब आपस में कोऑर्डिनेट करती है, सारे स्ट्रक्चर्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। बिल्कुल सोहल, जब आप नॉर्मली भी अपने हेड को हिलाओगे तो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दोनों में मूवमेंट होगा, और इसी कारण से जिन लोगों में एंडोलिम्फ या पेरिलिम्फ का प्रेशर चेंज होता है, पर्टिकुलरली एंडोलिम्फ का प्रेशर यदि किसी कारण से चेंज हो रहा है कान के अंदर, उनमें चक्कर आने लग जाते हैं। और वो भी कब, पर्टिकुलरली जब किसी एक डायरेक्शन में जब अपने हेड को मूव करते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा कान अफेक्ट हुआ है, कौन से कान के एंडोलिम्फ का प्रेशर में चेंज आया है। तो इसलिए एंडोलिम्फ, ये जो फ्लूइड भरे हुए अंदर, इनका प्रेशर सही रहना बहुत जरूरी है। प्रेशर बढ़ जाएगा तो चक्कर आने लग जाएंगे आपको। इससे ये प्रूव भी होता है कि हमारे कान का बैलेंसिंग में रोल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता था नोज से, जो नोज से क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने यहां पर बता दिए। फिर अपन यदि नोज और अभी जो केशव ने कहा उसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल यहां पर आ गया, चलो
कहा ना कि सर सेंसरी ऑर्गन्स भी क्या आपस में मिलकर काम करते हैं। अभी उसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल समझाता हूं बहुत अच्छी तरीके से, 2 मिनट रुको। बेटा आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आपको जुकाम होता है और आपकी नाक बंद हो जाती है उस वक्त आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या खुद ने भी फील करा होगा कि आपको जो चीजें आप खाते हो, जो टेस्टी टेस्टी चीजें भी होती है, इनफैक्ट समोसा कचौड़ी भी यदि आप उस समय खाओगे ना, आपको उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं आता। आप कहते हैं यार स्वाद ही नहीं आ रहा मेरे को चीजों का। होता ही नहीं होता जब नाक बंद हो जाती है। अब टेस्ट स्वाद तो किसका काम है? आपकी टंग का। टंग के ऊपर जो गस्टेटरी यानी कि टेस्ट रिसेप्टर्स हो उनका काम है। तो नाक बंद होने का उससे क्या रिलेशन है? तो यहां पर देखो मैंने आपको लिख रखा है, टेस्ट एंड स्मेल आर इंटरकनेक्टेड। किसी भी चीज का जो स्वाद हम फील करते हैं वो तभी फील कर पाएंगे जब हमारे टंग और नोज दोनों से, टंग से तो उस चीज के टेस्ट की सेंसेशंस इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, और नोज से उस चीज की स्मेल की इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हमारे ब्रेन के पास जब पहुंचती है, ब्रेन इन दोनों इंफॉर्मेशंस को मिलाकर हमें उस चीज का टेस्ट फील करवाता है। यदि दोनों में से एक हमारी नाक बंद हो जाती है तो उस वक्त हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रॉपर्ली चीजों को सेंस नहीं कर पाते, स्मेल को सेंस नहीं कर पाते। इस कारण से उस समय जो हमें टेस्ट फील हो रहा है उसमें आधा ही कंपोनेंट रह गया और इसी कारण से हमें टेस्ट प्रॉपर्ली फील नहीं होता जब हमारी नाक बंद होती है। आ गया केशव समझ में? क्लासिकल एग्जांपल है ये कि कैसे सेंसरी ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करती है। आपको टेस्ट जब फील हो रहा है उसमें स्मेल का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखना। प्लस एक और चीज याद रखना टेस्ट से रिलेटेड, कि हमें किसी भी चीज का टेस्ट तभी आएगा जब उसमें प्रेजेंट केमिकल्स पहले हमारे बक्कल कैविटी में रिलीज होने वाले सलाइवा यानी कि जो एक्वस मीडियम, एक्वस सिक्रीशन है, वाटर मीडियम है बेटा, उसमें डिसॉल्व हो। यदि कोई चीज हम ऐसी खा रहे हैं जिसके मॉलिक्यूल्स सलाइवा के वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, दैट विल बी टेस्टलेस फॉर अस। क्यों? क्योंकि टेस्ट रिसेप्टर्स उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को सेंस कर पाएंगे जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद उनके ऊपर बाइंड होंगे। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना? आ गई बात समझ में? हाँ, कोरोना में भी देखो क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा था, नाक इन्वॉल्व हो रही थी, इस कारण से ये चीज थी। लास्टली वो टॉपिक जो आपको मेन चैप्टर में नहीं दे रखा है बेटा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ने, एनसीईआरटी ने, बट सप्लीमेंट वाले पार्ट में दे रखा है, मैकेनो रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन पे होते हैं और टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके आपको बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है क्योंकि डिटेल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। आपको मेन क्या पता होना चाहिए? उनके नाम, पर्टिकुलरली रिसेप्टर्स के नाम, और ये रिसेप्टर्स कौन सा रिसेप्टर्स कौन से मैकेनिकल सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लिस्ट बनाकर लाऊं बहुत सिंपल वे में, इतना भी याद कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों में से 90% स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता कि पढ़ना भी है, क्योंकि सप्लीमेंट में मेन बुक में नहीं है, छोड़कर चले जाते हो, है ना? तो मैं ये कहूंगा कि किसी चीज को पूरी तरह से ही नहीं करें, तो उससे बेटर है कि जितना पूछे जाने की चांसेस ज्यादा है वो तो कर लें, इतना ही चांसेस ज्यादा हैं। और ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करोगे तो फिर ये भी याद नहीं रहता। मुझे पता है अभी तो आपको बहुत इजी लगेगी ये चीजें क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं 10 दिन बाद भी पूछूंगा ना आपसे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपसे पूछूंगा रुफिनीज ऑर्गन, आप बोलोगे कोल्ड टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है रिसेप्टर। क्रॉसेस बल्ब आप बोलोगे ये हॉट टेम्परेचर को सेंस करता है। कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेटर ये है कम पढ़ लो, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। फालतू जितना डिटेल में जाने की जरूरत है उतना डिटेल में जाएंगे, वो मेरे पे छोड़ दो कितना डिटेल में जाना है। जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, गारंटी दे रहा हूँ नीट बायोलॉजी में 360 आ जाएंगे। मैं 350 या 55 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ वो पूरा पढ़ना है। फिर दिमाग मत लगाओ कि सर ने ये पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन दिए, ये नहीं दिए। जितना आपको सोचिंग ऐप पर दिया जा रहा है, जितना कंटेंट में कह रहा हूं उसमें सब चीजें आ गई। वो फिर क्वेश्चंस हो, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चंस हो, चाहे वो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे वो एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ्स हो, उनमें भी हमने 3 कलर कोडिंग में हाईलाइटिंग कर रखी है, लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस। उसी हिसाब से आपको पढ़नी है।
सारे लेक्चर्स में दो तरह के लेक्चर्स, डिटेल्ड लेक्चर्स पर्टिकुलर 4 यूनिट्स के अभी, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अभी एक बहुत बड़ी चीज परसों से स्टार्ट हो रही है चैनल के ऊपर, ऐप के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत जल्दी आपको। जो एनसीईआरटी की आपको रहती है ना प्रॉब्लम, एनसीईआरटी की 17, 18, 19 चैप्टर अपन अलग से प्योरली एनसीईआरटी से कर चुके हैं, बट और बेटर वे में एनसीईआरटी ला रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। अनाउंसमेंट हो जाएगा आजकल में, और परसों से चालू भी हो जाएगी वो चीजें। एनसीईआरटी पर्टिकुलरली वहां पर हम पूरी तरह से घोटने वाले हैं एग्जाम के पहले। तो जितना मैं आपको सोचिंग ऐप पे दे रहा हूं, प्ले स्टोर से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, चीजें वहां से एक्सेस कर सकते हो, सब्सक्राइब करके जोश है जुनून बैच को या टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करके वो पूरी 100% कर ली तो गारंटी 360 आ जाएंगे बेटा, है ना। क्या क्वेश्चन है भाई सोहल का कि जो कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस होता है, पर जब हम राइस फीड खा लेते हैं तो जुकाम बढ़ जाता है। बेटा कुछ चीजों की टेंडेंसी क्या होती है कि वो वायरल इन्फेक्शंस को बढ़ाने का टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी या ससेप्टेबिलिटी टू कोल्ड को बढ़ाते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ठंडी तासीर की चीजें, है ना, वो आपकी बॉडी की कोल्ड को ससेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई यदि आप जुकाम में चावल खाओगे तो आपको कोल्ड बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अपन लास्ट टॉपिक पे आ गए थे, मैकेनो रिसेप्टर्स की मैं बात कर रहा था, इनको अच्छे से याद कर लो भाई। रूफिनीज ऑर्गन हॉट टेम्परेचर को सेंस करते हैं, क्रॉसेस बल्ब ये सिर्फ रिसेप्टर्स के नाम है, ये कुछ नहीं है। नर्व एंडिंग्स हैं जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होती हैं, इन नर्व एंडिंग्स पे कोई भी स्टिमुलस लगेगा, इनमें एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाती है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड तक ट्रेवल करती है, हमें वो चीज फील होती है। तो बस नाम दिए मैं इन रिसेप्टर्स को, नर्व एंडिंग्स को अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। वो नर्व एंडिंग्स है रिसेप्टर्स जो हॉट चीज को, हॉट स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं। रूफिनीज ऑर्गन को कहते हैं। क्रॉसेस बल्ब कोल्ड के लिए होते हैं। मिशनर्स कॉर्पसल्स लाइट टच, हल्का सा फाइन टच, है ना, जैसे कबूतर के पंख का, जो मोर के पंख का जो टच होता है उसके लिए मिशनर्स कॉर्पसल्स। डीप और सस्टेन्ड टच, जोर से कोई दबा के रख रहा है देर तक, तो डीप टच के लिए मर्केल्स डिस्क होती है बच्चों। पैक्सिनियन कॉर्पसल्स फॉर वाइब्रेशन और डीप प्रेशर के लिए, है ना, पर्टिकुलरली वाइब्रेशन में याद रखना आप पैक्सिनियन कॉर्पसल्स। क्लियर। तो ये मैकेनो रिसेप्टर्स एज इट इज जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही याद रखने हैं आपको। मुझे नहीं लगता अब और कोई डाउट बच रहा होगा आप लोगों के दिमाग में। ये डायग्राम एनसीईआरटी का था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब जो चीज, अब एक दो चीजें ऐसी जो एनसीईआरटी ने तो कहीं से कहीं तक डिस्कस नहीं कर रखी, जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी ने बात नहीं करी है, प्रॉपर्ली कहीं बात नहीं है। क्रेनियल नर्व्स के नाम, फंक्शन कुछ नहीं बता रखा। स्पाइनल नर्व्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स के ऊपर ट्रिक्स ऑलरेडी, ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से क्रेनियल नर्व्स के नाम याद कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। आपसे क्रेनियल नर्व्स के नाम के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाने वाला। पहले आते थे डिटेल्ड क्वेश्चन, कौन सी सेंसरी होती, कौन सी मोटर होती, कौन सी मिक्स्ड है, अब नहीं आते। फिर भी आगे जैसे लगातार वीडियोस डल रहे हैं चैनल पे, टॉपिक वाइज भी डल रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम एनलिस्ट करते जा रहे हैं और उनकी टॉपिक वीडियोस आपको एग्जाम के पहले पहले सब मिल जाएंगे। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक, सिंपैथेटिक उसमें इन्वॉल्व है ना, ऑलरेडी इंक्लूडेड है उन टॉपिक्स में। एएनएस भी ऑलरेडी वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में भी आपको डिफरेंस का इंफॉर्मेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो एक तो आप देखना रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वहां पर मैंने आपको अच्छे से डाइजेशन के अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस समझाया है, कब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, कब पैरासिम्पैथेटिक करता है। सेम चीज अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन रिवाइज करवाई थी सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, जो अपने रेगुलेशन वाला पार्ट देखा है वहां पर भी, वहां से भी आप वो चीज कवर कर सकते हो बेटा। बेटा बायोमोलिक्यूल्स की डाउट क्लास बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। ऑलरेडी वैसे मैं प्लान भी कर रहा था कि अब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अपन डाउट क्लासेस जो है वो शेड्यूल कर लिया करेंगे, है ना। तो हर शनिवार को, सैटरडे के दिन हम टाइम रख लेते हैं, टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली रात का ही रहेगा या जो भी टाइम रहेगा वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हर सैटरडे को अब हम एक डाउट क्लास शेड्यूल कर देंगे। ये डाउट क्लास जूम पर रहेगी, उसका लिंक आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। जो जो भी एक्चुअली जिन्होंने बैचेस सब्सक्राइब कर रखे हैं उन बच्चों के लिए रहेगी, ये सबके लिए ओपन करना पॉसिबल नहीं है, लिमिटेशन आ जाती है वहां पे। तो जो बच्चे जोश और जुनून बैच में, उनके लिए मैं डाउट क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। तो इस शनिवार से स्टार्ट कर लेते हैं। जहां जहां मुझे लगता है, या तो आप लोग जो भी सब्सक्राइबर, जिन लोगों ने बैच सब्सक्राइब कर रखा है, जो लगातार कंटिन्यूटी के साथ रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, वो जैसा भी केशव ने बता दिया कि सर बायोमोलिक्यूल्स की लगा दीजिए, तो इस शनिवार को अपन बायोमोलिक्यूल्स की क्लास लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। तो आप मेरे को बता देना, हर वीक हम एक या दो चैप्टर्स ऐसे ले लिया करेंगे जिनमें आपको डाउट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि वैसे ऐसा जो बायोलॉजी में ज़्यादा डाउट्स आते ही नहीं, तो मैं पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स के लगाऊं, कोई सेंस नहीं है।
जो जो चैप्टर्स आप बताते जाओगे, जिनकी आपकी डिमांड होगी, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स की डाउट क्लास अपन अरेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना, हो जाएगा केशव। ठीक है, और कोई समस्या भाई तो खत्म करें। तो इसी के साथ एक और चैप्टर अपन खत्म कर रहे हैं भाई, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। कल जो सुबह लाइव लेक्चर रहेगा दैट विल बी ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें भी लास्ट चैप्टर बचा है। उस यूनिट में हम एवोल्यूशन कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस का शायद एक लेक्चर हुआ था, उसके बाद नहीं हो पाया, सेकंड लेक्चर कल मॉर्निंग में लेंगे। फोटोसिंथेसिस चल ही रहा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर चुके हैं, प्लांट फिजियोलॉजी भी चल रही है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट है अपनी। तो ये चारों यूनिट्स तो अपने को कंप्लीट करनी ही है डिटेल में, क्योंकि इनसे बाहर से क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के। बाकी चैप्टर्स सारे एनसीईआरटी से करने हैं, आधे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी मैं वापस करवा रहा हूँ, क्योंकि उनमें से काफ़ी कुछ चैप्टर्स, काफ़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए थे, हमारी टीम के दूसरी टीचर्स ने पढ़ाए थे। बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर सारे चैप्टर्स आप ही पढ़ा दो, तो आपका हुक्म सर आँखों पर, बच्चों के लिए कुछ भी करूँगा, बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ बेटा, जो भी कर रहा हूँ। तो अब सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी में पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम वो चैप्टर्स लेंगे जो अभी तक कवर हुए ही नहीं है एनसीईआरटी से, और फिर लास्ट में वो चैप्टर्स जो मैंने नहीं पढ़ाए थे। अल्टीमेटली पूरे 38 चैप्टर्स हम बायोलॉजी से करने वाले हैं। एक तरह का हम रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डीपीपी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हम डीपीपी डिस्कशन भी क्या करेंगे अलग से, डीपीपी डिस्कशन क्लोज्ड ग्रुप में हुआ करेगा, वो उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगा डीपीपी डिस्कशन, और डीपीपी उन्हीं को मिलेगी जो इस कोर्स में प्रेजेंट होंगे, जो सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जो एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं वो तो ओपन फॉर ऑल है। वीडियो लेक्चर्स मैं कभी भी प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ, सारे वीडियो लेक्चर्स सब बच्चों के लिए हैं, यूट्यूब के ऊपर, ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वीडियो लेक्चर अपने आप में एक ऐसा रिसोर्स है जिसके दम पर आप नीट बायोलॉजी में 360 ला सकते हो, जो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सबको फ्रीली अवेलेबल। हाँ, जिनको नोट्स साथ में चाहिए, जो चाहते हैं कि भाई 340 प्लस से जो सेटिस्फाइड नहीं है, हमें तो 360 ही लाने हैं, उनके लिए फिर जरूरी है कि वो नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो एक्स्ट्रा मटेरियल भी सब्सक्राइब करें, और उसके लिए भी बहुत नॉमिनल चार्ज रखा है बेटा, ना के बराबर, पॉकेट मनी से भी कम है आपकी, है ना। तो वाइंड अप करते हैं भाई आज का लेक्चर। मजा आया भाई? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखो लंबे लेक्चर्स लेना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है लंबे लेक्चर्स में चीज़ें ऊपर से निकलने लग जाती है आफ्टर 1 आवर, है ना। साइंटिफिक स्टडीज भी कहती है कि 45 मिनट्स टू 1 आवर तक ही हमारा कंसंट्रेशन 100% रहता है, उसके बाद कहीं ना कहीं कम हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। और उसी साइंटिफिक स्टडी के ऊपर, फैक्ट के ऊपर ही हमने जो शेड्यूल करा है, चीज़ें ऐसी कि भाई अपन 1 घंटे के अंदर अंदर चीज़ें खत्म करें। आज शायद लंबी चली गई, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है हमें पढ़ते हुए, कोई बात नहीं, आई थिंक, लेकिन मजा आया। केशव कह रहा है सर मजा आया, मजा ही आना चाहिए, पढ़ाई में मजा आ रहा है इसका मतलब पढ़ाई अच्छी हो रही है, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम ए फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू बच्चों।